चलिए स्टार्ट करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन से कराना था। 43 नंबर से नहीं, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? देखिए चंद्रयान 3, देखिए पीछे दरोगा साहब के, दरोगा का रुतबा ही कुछ और है। वहाँ रूम पर लड़का आया था, रात को तो एक रिलेशन आ गया था और सुबह में एक लड़का आ गया था और माने रो रहा था, इसलिए रो रहा था उसके गर्लफ्रेंड का शादी का दिन तय हो गया है। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, उसको मतलब हमको 3 घंटा लग गया सुबह से लेकर अभी तक चुप कराने में। देखो तकिया लेकर रो रहा था, देखो इसे करके रो रहा था, ठीक है ना। बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। हम बोले आते हैं था 2 घंटा के बाद फिर चुप कराएंगे तुमको। अब हो गया से हो गया। सही समय पर नौकरी नहीं लीजिएगा ना तो कोई आपकी वाले को उठा कर लेकर चल जाएगा, आप देखते रह जाइएगा, रोते रह जाइएगा। सही समय पर पढ़िए और बढ़िया से नौकरी लीजिए। देखिए यहाँ पे चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का जो नाम था उसका नाम क्या था? विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। चंद्रयान के बारे में समझिए। चंद्रयान सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 ईस्वी को, सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 ईस्वी को चंद्रयान के बारे के लॉन्च करने के बारे में सोचा था, ठीक है ना। बाकी वो कर नहीं पाए थे। आगे चलकर 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को 2008 ईस्वी को चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 1। और यह चंद्रयान 1 लॉन्च जो किया गया था 2008 ईस्वी को 22 अक्टूबर को, ठीक है ना। तो यह सिर्फ वो चंद्रमा के ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया था, बल्कि सिर्फ उसका चक्कर लगाया था और यह पता किया था कि वहां पर पानी है कि नहीं है। सिर्फ पानी की जानकारी के बारे में पता लगाया था, सिर्फ पानी की जानकारी के बारे में पता लगाया था। और इस समय में जो इसरो के अध्यक्ष हुआ करते थे जी माधवन नायर हुआ करते थे, जे माधवन नायर हुआ करते थे, जी माधवन नायर हुआ करते थे, जी माधवन नायर हुआ करते थे, ठीक है ना। और यह चंद्रयान जो छोड़ा गया था इसका जो नाम था PSLV PSLV-3, इसका नाम क्या था? PSLV-3। उसके बाद अगला जो चंद्रयान था, अगला चंद्रयान जो छोड़ा गया था वह 22 जुलाई, सेकंड चंद्रयान 22 जुलाई 2019 ईस्वी को, 22 जुलाई 2019 ईस्वी को। और इस समय जो इसरो का अध्यक्ष हुआ करते थे उनका नाम क्या था? के सिवान हुआ करता था। क्या नाम था? के सिवान। क्या नाम हुआ करता था? के सिवान। और इस समय में चंद्रयान जो छोड़ा गया था, आज देखिए तीनों चंद्रयान जो छोड़ा गया था वह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। कहां छोड़ा गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। और इस समय में जो छोड़ा गया था GSLV छोड़ा गया था, GSLV छोड़ा गया था M3, GSLV M3 छोड़ा गया था, के सिवान के अध्यक्षता में छोड़ा गया था। यह छोड़ा गया था 22 जुलाई 2019 को। और लास्ट चंद्रयान जो छोड़ा गया, जो सक्सेस हुआ था, वह 14 जुलाई को छोड़ा गया था। 14 जुलाई। यह कब छोड़ा गया था? 2023 को छोड़ा गया था। और यह चंद्रयान का जो नाम था LV M3 और M4, LV M3 M4। और इसमें 3 गो मॉड्यूल था। कितने मॉड्यूल था? 3। इसमें जो 3 गो मॉड्यूल था, कौन कौन था मॉड्यूल? इसमें 3 मॉड्यूल था। एक तो प्रोपल्शन था, प्रोपल्शन, और एक था आपका लैंडर, और एक था प्रज्ञान। क्या था? रोवर, जिसको प्रज्ञान कहते हैं। एक था रोवर। क्या था? रोवर। तो यह जो लैंडर था इसका नाम दिया गया था क्या? विक्रम। क्या नाम दिया गया था? विक्रम। क्या नाम दिया गया था? विक्रम। और जो रोवर था इसका नाम क्या था? प्रज्ञान। जो रोवर था इसका नाम क्या था? प्रज्ञान नाम था। जो रोवर था उसका नाम क्या था? प्रज्ञान। तो आपके एग्जाम में यही पूछा हुआ था, जो चंद्रयान 3 छोड़ा गया था तो उस टाइम में 3 गो मॉड्यूल हुआ करता था। कितने मॉड्यूल था? 3। जो चंद्रयान होता है, चंद्रयान, तो इसके आगे वाला जो पेलोड होता है, आगे वाला जो पेलोड होता है, आगे वाला
तो उसी में था सबसे आगे प्रोपल्शन था, लैंडर था और क्या था, रोवर। प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर। तो आपका जो लैंडर था उसका नाम क्या था, विक्रम। यही आपके एग्जाम में दुरंगा में पूछा हुआ था। जो लैंडर था इसका नाम क्या रखा गया था, विक्रम। और जो रोवर था इसका नाम क्या था, प्रज्ञान। जो रोवर था उसका नाम क्या था, प्रज्ञान। और यह चंद्रयान कहां से छोड़ा गया था, सतीश धवन। तीनों, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, तीनों जो छोड़ा गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और जो तीसरा छोड़ा गया था ये किस डेट को छोड़ा गया था, 14 जुलाई 2023। आइया चंद्रमा के कक्षा में पहुंच गया था 23 अगस्त। कब पहुंचा था, 23 अगस्त 2023 ईस्वी को यह पहुंच गया था। इसीलिए 23 अगस्त को स्पेस से पहुंच गया था। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, अंतरिक्ष दिवस यानी स्पेस डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, स्पेस डे मनाते हैं। 23 अगस्त को कौन सा डे मनाते हैं, स्पेस डे। तीनों का फटाफट बोलिए तो। पहला बताइए, पहला चंद्रयान यह कब छोड़ा गया था, 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2008। और यह किसका पता लगाया था, पानी का पता लगाया था। और यह क्या छोड़ा गया था, PSLV-C3, PSLV-C3। क्या C3 के 11 है, 11 है तो से 11 होगा। और जब उसके बाद अगर हमको जहां तक ध्यान है वो C3 PSLV-C11 है। उसके बाद किसकी अध्यक्षता में छोड़ा गया था, जी माधवन नायर, जी माधवन नायर। और दूसरा जो चंद्रयान छोड़ा गया था यह कब छोड़ा गया था, 22 जुलाई 2019। और इस समय में जो इसरो का अध्यक्ष हुआ करता था, कौन हुआ करता था, के सिवान। आई किसका नाम क्या था, GSLV-M3। उसके बाद अगला जो चंद्रयान था उसका नाम क्या था, 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था। नाम क्या था, LV-M3, M4। और इसमें 3 गो मॉड्यूल था, प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर। प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर। और चंद्रयान 2 के समय बस 2 ही था, एक तो लैंडर था, एक क्या था, रोवर। और उस टाइम में भी लैंडर का नाम दिया गया था विक्रम और रोवर का नाम क्या दिया गया था, प्रज्ञान। रोवर का क्या नाम दिया गया था, प्रज्ञान नाम दिया गया था। तो आपसे तो यही पूछ रहा था, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, क्या नाम था, विक्रम। क्या नाम था, विक्रम। अब देखिए, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित किया गया है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। जब 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तो इस समय इसका जो राजधानी हुआ करता था कुर्नूल हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था, कुर्नूल हुआ करता था। और जब इस राज्य को जब राज्य के रूप में स्थापित कर लिया 1956 ईस्वी में, तो इसका जो राजधानी है यह कुर्नूल से बनाया गया हैदराबाद। कहाँ बनाया गया, हैदराबाद। और आगे चलकर इस आंध्र प्रदेश राज्य को 2 जून 2014 ईस्वी को दो राज्यों में बदल दिया गया। एक आंध्र प्रदेश, एक कर दिया गया तेलंगाना। एक आंध्र प्रदेश, एक क्या कर दिया गया, तेलंगाना कर दिया गया। ये आंध्र प्रदेश के 2 खंड में तोड़ दिया। ऊपर वाला खंड में रखा गया तेलंगाना और नीचे वाला खंड को बनाया क्या, आंध्र प्रदेश। क्या बनाया गया, आंध्र प्रदेश। और यह आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ, आंध्र प्रदेश का सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953। और इस तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ 2 जून 2014 को, सॉरी 2014 को, 2014 को जो गठन हुआ 2014 को। अब वर्तमान समय बात किया जाए इस आंध्र प्रदेश में कितना विधानसभा का सीट है, तो यहाँ पर विधानसभा का जो सीट है 175 है। कितना है, और यहाँ पर जो लोकसभा का सीट है वो कितना है, 11। और यहाँ पर जो क्या होता है, राज्यसभा, विधानसभा गलत लिख दिया क्या, विधानसभा है 175 और लोकसभा कितना है 25। कितना है 25। और राज्यसभा कितना है 11। कितना है 11। वही तेलंगाना की बात किया जाए, तेलंगाना में, तो तेलंगाना में लोकसभा, तेलंगाना में जो लोकसभा का सीट है 17 है
और राज्यसभा का जो सीट है वह 7 है। कितना है? 7। और विधानसभा का जो सीट है 119 है। कितना है? 119। और तेलंगाना में याद करिएगा, तेलंगाना में जो विधान परिषद का जो सीट है, विधान परिषद का जो सीट है वह 40 है। विधान परिषद का जो सीट है वो कितना है? विधान परिषद का 40 है। और वहीं आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का जो सीट है वह कितना है? 58 है। कितना है? 58। और आंध्र प्रदेश से 2 क्वेश्चन और याद रखेगा। आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या 55 है, जिसमें सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और कवल टाइगर रिजर्व है वह तेलंगाना में है। कवल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तेलंगाना में है। कवल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तेलंगाना में है। और आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क भी है। 3 नेशनल पार्क भी है। एक राजीव गांधी है, ठीक है ना। राजीव गांधी नेशनल पार्क बात किया जाए तो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। और वही मुर्गावानी कहेगा, मुर्गावानी वन स्थली कहेगा, कहाँ पे है? तेलंगाना में। मुर्गावानी वन स्थली कहाँ पे है? एक हरिना वन स्थली, एक है मुर्गावानी। तो मुर्गावानी, ऐसे मुर्गा खाइएगा ना खूब तेल डाल के, खाते कि नहीं मुर्गा? मुर्गावानी कहाँ पे है? तेलंगाना में। एक हरिना वन स्थली, ये नेशनल पार्क कहाँ पे है? कहाँ पे है? तेलंगाना में है। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। और आंध्र प्रदेश से विधानसभा सीट कितना है? और लोकसभा का, राज्यसभा और विधान परिषद। और वहीं तेलंगाना की बात किया जाए, तेलंगाना में राज्यसभा सीट कितना है? लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व, इसका नाम क्या है? कावल। टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? और इस तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। 2 जून 2014। उसके बाद इस आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953। इसका राजधानी कहाँ हुआ करता था? कुरनूल। कहाँ हुआ करता था? कुरनूल। और उसके बाद 1956 ईस्वी में इसका राजधानी कहाँ बनाया गया? हैदराबाद। कहाँ बनाया गया? हैदराबाद बनाया गया। और हैदराबाद से लेकर 2014 ईस्वी तक, 1956 से लेकर 2014 ईस्वी तक इसका राजधानी हैदराबाद हुआ करता था। पर इसे आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बना दिया गया। तो तेलंगाना का राजधानी बना दिया गया हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का राजधानी बना दिया गया अमरावती। क्या बनाया गया? अमरावती। बाकी अस्थायी राजधानी बनाया था उस टाइम में। फिर से एक और करवाहक राजधानी बनाया था बीच में, विशाखापट्टनम। क्या बनाया गया था? विशाखापट्टनम से फिर से प्रस्तावित करके इस राजधानी को फिर कहाँ ले आया है? अमरावती। कहाँ लाया है? अमरावती। और वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? अमरावती में है। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती में। कहाँ पे है? अमरावती। बताइएगा तो लद्दाख की राजधानी कहाँ पे है? लेह। लद्दाख की राजधानी? जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ पे है? कवरत्ती। कहाँ पे है? कवरत्ती। महाराष्ट्र का मुंबई। नागालैंड का कोहिमा। और इसका एक और बताइएगा तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश का, मणिपुर का और मेघालय का शिलोंग। पश्चिम बंगाल सिक्किम गंगोटक। सिक्किम का कहाँ है? गंगोटक। कहाँ पे है? गंगोटक। हिमाचल प्रदेश का शिमला। याद है राजधानी? है याद ना? अब बांग्लादेश का कहाँ है? ढाका। नेपाल का और श्रीलंका का शेषावर्धने कोटे है। और उसके बाद पाकिस्तान में कहाँ है? कहाँ पे है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान इस्लामाबाद। याद है, सब याद किए हुए। और केरल की राजधानी कहाँ पे है? कर्नाटक का बेंगलुरु। कहेगा सोना के भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नाटक को। सोना के भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नाटक। और गार्डन सिटी यानी बगीचों का शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? बेंगलुरु को ही। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? कैलिफोर्निया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया। किसे कहते हैं? कैलिफोर्निया।
एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि क्या कहते हैं? टोन। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज होता है आवृत्ति। देखिए बताइएगा तो, आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति यह किस पर डिपेंड करता है? आवृत्ति किस पर डिपेंड करता है? तरत पर करता है। किस पर करता है? तरत पर। आवृत्ति किस पर डिपेंड करता है? तरत पर करता है। और तीव्रता किस पर डिपेंड करता है? तीव्रता किस पर डिपेंड करता है? तरंगदैर्घ्य पर करता है। किस पर करता है? तरंगदैर्घ्य पर करता है। तरंगदैर्घ्य पर करता है। और एक आता है आयाम, और आयाम किस पर डिपेंड करता है? आयाम किस पर डिपेंड करता है? आयाम, आयाम किस पर करता है? और माने आयाम जो है ना प्रबलता पर डिपेंड करता है। किस पर करता है? प्रबलता पर डिपेंड करता है, डेसिबल पर करता है। ठीक है ना? तो आयाम प्रबलता पर, तीव्रता तरंगदैर्घ्य पर, और आवृत्ति तरत पर। बताइए, यदि किसी लड़के का आवाज पतला होता है तो उसमें किसकी अधिकता होती है? इसमें किसकी अधिकता होगी? आवृत्ति की तरत्व, तरत्व किसे होगा? तरत्व। ठीक है ना? और किसी का आवाज फटल बांस, जैसे मेरा आवाज फटल बांस की तरह है, तो मेरा जो पिच होगा वह निम्न होगा कि अधिक होगा? क्या होगा? अधिक होगा कि निम्न होगा? ये बताइए ना। जिसका तरत्व होगा अधिक उसका आवाज जो होगा मीठा, और जिसका होगा निम्न और उसका आवाज क्या होगा? फटल बांस की तरह, फटल बांस की तरह। ठीक है ना? तो बस आप याद रखेगा, पूछेगा खूब, आवृत्ति किस पर डिपेंड करता है? तीव्रता किस पर डिपेंड करता है? आयाम किस पर डिपेंड करता है? प्रबलता पे। आयाम किस पर डिपेंड करता है? डेसिबल पे करता है, प्रबलता पे करता है। ठीक है ना? इसके बाद आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? कौन मानव हार्मोन नहीं है? तो हार्मोन बहुत सारा होता है। पेड़ पौधा में भी हार्मोन होता है और इंसानों में भी हार्मोन होता है। पेड़ पौधा और इंसानों में भी होता है, और इंसानों में भी होता है। ठीक है ना? पेड़ देखिए, हार्मोन जो होता है ना सभी में होता है। इसमें ठीक है ना? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन है? तब मानव हार्मोन कौन है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, और ये क्या लिखे हैं? कैल्सिटोनिन और साइटोकाइनिन। तो कह रहा है कौन मानव हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। इस धरती पर पादप हार्मोन 7 गो है। कितना है? 7 गो। कितना है? 7 गो। अभी याद हो जाएगा 7 गो पादप हार्मोन कौन कौन है। ठीक है ना? जो 7 गो जो पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन, इंसानों हार्मोन की बात करेंगे और पादप हार्मोन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं पादप हार्मोन के बारे में। सबसे पहले 7 गो पादप हार्मोन है। तो मेरी आँखिया में देखिए, आँख से आँखिया, आँख से ऑक्सीजन, आँख से आँखिया, आँख से ऑक्सीजन। ये देखिए मेरा जीव है ना, जी से जीव, अजी से जिबलिन, जी से जीव, अजी से। ये देखिए इस 60 है ना, तो 100 से 60, 80 से साइटोकाइनिन, 100 से 60, 80 से, 100 से 60, 80 से। तो देखिए ऑक्सीजन, जिबलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, जिबलिन, साइटोकाइनिन। अब देखिए जितना भी एब्सेसिक अम्ल होता है, खाते पीते सब यहाँ जमा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब्सेसिक अम्ल। क्या हो जाएगा? अब्सेसिक अम्ल। क्या हो जाएगा? अब्सेसिक अम्ल। और एक होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। ये क्या होता है? एथिलीन। कहेगा पादप हार्मोन जो फलों को पकाता है वो क्या है? एथिलीन। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, एथिलीन। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है कौन होता है? एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। और देखिए एक होता है फ्लोरिजेंस। क्या होता है? फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस एक ऐसा हार्मोन होता है जो फूलों के खिलाने में मदद करता है। फ्लोरिजेंस एक ऐसा हार्मोन होता है जो फूलों के खिलाने में, देखिएगा कोई कोई फूल होता है रात में सिकुड़ जाता है, सुबह में खिल जाता है। तो फ्लोरिजेंस ही हार्मोन है जो खिलाने में मदद करता है। और एक हार्मोन होता है ट्राउमेटिन। क्या होता है? ट्राउमेटिन। जैसे हम लोग गाँव में रहते थे तो देखिएगा शीशो का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, लीची का पेड़ हो गया, ठीक है ना, या गुलहर का पेड़ हो गया, किसी भी चीज का पेड़ होगा, तो हम लोग जाते थे खेत में काम करने के लिए, तो खुरपी लेते थे और उसके पीछे से लगड़ देते थे। ठीक है ना? ऐसे ऐसे खुचकार देते थे और चाहे ऐसे ऐसे काट देते थे।
तो कुछ दिन के बाद आके देखते थे उसमें है ना, जहां पे खुचकारे थे वहां पे कुछ ना कुछ नमी भर गया है, और जो वो नमी भरा है, जो उसका घाव भरा है, उसको क्या बोलते हैं? ट्राउमेटिन। क्या बोलते हैं? यानी कि पेड़ पौधा को घाव भरने वाला जो हार्मोन होता है उसका नाम है ट्राउमेटिन। क्या होता है? ट्राउमेटिन। तो यही है 7 गो हार्मोन जो पादप हार्मोन है। 7 गो जो पादप हार्मोन है, पहला क्या नाम है? क्या नाम है? ऑक्सीन हार्मोन है। ऑक्सीन हार्मोन का जो खोज किया था वो डार्विन ने खोज किया था। किसने किया था? डार्विन ने खोज किया था 1880 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है जिब्रेलिन। क्या नाम है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन हार्मोन अगला हार्मोन है, और इसका जो खोज हुआ था ये किसने किया था? इसका साथ कुरासोवा ने किया था। एक बार देख लीजिए, कुरासोवा ने साथ किया था 1927 ईस्वी में। 1927 कंफर्म डेट है, बाकी इसका ध्यान नहीं होगा, ठीक है ना। 26-27 में क्या था? उसके बाद अगला जो हार्मोन है, अगला हार्मोन देखिए, सबसे ऊपर ऑक्सीन, जिब्रेलिन, आइए क्या है? साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है, साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पेड़ पौधा के कोशिका विभाजन का काम करता है। साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो पेड़ पौधा कोशिका विभाजन का काम करता है। किसके साथ मिलकर? ऑक्सीन के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? ऑक्सीन के साथ मिलकर। उसके बाद अगला जो हार्मोन होता है, अगला हार्मोन साइटोकाइनिन के बाद होता है एब्सेसिक अम्ल। क्या होता है? एब्सेसिक अम्ल होता है, एब्सेसिक। और एब्सेसिक अम्ल होता है, यह पेड़ पौधा के विलग्न में सहायता करता है, पेड़ पौधा के पत्तियों का विलग्न में यही सहायता करता है एब्सेसिक अम्ल। और ये भी करता है और एथिलीन भी करता है। क्या पेड़ पौधा पर देखिएगा, लीची के पत्ता पक जाता है अपने आप, चाहे केला के पेड़ पर अपने आप केला पक जाता है, चाहे आम देखिएगा पहले कच्चा रहेगा और कुछ दिन के बाद अपने आप पक जाएगा, सीताफल अपने आप पेड़ पक जाता है, सपाटू अपने आप पक जाता है, ठीक है ना। तो यह सब जो पकाने का काम करता है उसका नाम है एथिलीन। क्या है? एथिलीन। कौन पकाता है? एथिलीन। देखिए, पेड़ पौधा में अपने आप पेड़ पर जो पक गया वो पकाएगा एथिलीन, और जो हम लोग कच्चे आम तोड़ के, ठीक है ना, और जो पकाते वो होता है एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन। और अगला जो हार्मोन होता है एथिलीन के बाद अगला क्या होता है? फ्लोरेजेंस। 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 और फ्लोरेजेंस एक ऐसा हार्मोन होता है जो फूलों के खिलाने में मदद करता है। किसे खिलाने में? फूलों के खिलाने में मदद करता है। फूलों के खिलाने में मदद करता है। उसके बाद अगला जो हार्मोन होता है, अगला हार्मोन होता है ट्राउमेटिन। क्या होता है? ट्राउमेटिन। और ट्राउमेटिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो घाव भरने में काम करता है। घाव भरने में जो काम करता है, कौन करता है? घाव भरने में काम करता है ट्राउमेटिन। घाव भरने में जो काम करता है, कौन करता है? ट्राउमेटिन। ठीक है ना। यदि एक बात बता रहे हैं, किसी से यदि मोहब्बत हो ना, किसी से यदि प्यार हो तो कह दीजिएगा, यदि ईश्वर पूछे से किसी से प्यार हुआ है तो कह दीजिएगा हाँ हुई थी मोहब्बत उनसे, पर जिनसे हुई थी उनसे तुमने खुद तुमने किसी और के हिस्से में लिख दिया था। ठीक है ना। जिनसे हुई थी उनका तुमने किसी और के हिस्से में लिख दिया था। ठीक है ना। ये बात अलग है किसे आप लोग, ये बात अलग है किसे आप लोग नहीं बदल रहे, ठीक है ना, बाकी दुनिया बदल रहा है। ये बात अलग है, आप समझे या ना समझे, बाकी दुनिया बदल रहा है। ठीक है ना। गुलाब पत्थरों पर खिल रहा है और चिराग आंधियों में जल रहा है। गुलाब पत्थरों पर खिला है और चिराग आंधियों में जला है। एक यही ख्वाब है मेरा, एक यही ख्वाब है मेरा, एक यही जुनून है, जहां अंधेरा बहुत ज्यादा है वहां चिराग जला देना जना भूल गया लास्ट वाला।
मोहब्बत है ना बुक से। अब इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, हम क्या कहें उसके बारे में, ठीक है ना। आज छोड़िए वो सब, बताइएगा तो पादाफ हार्मोन कितना है? 7। कौन कौन है? ऑक्सीन और क्या है? एक बात देते, नहीं किया था कैसे याद रहेगा? जिसको होता रहता है ना उसको याद रहता है। बताइए पादाफ हार्मोन कितना है? 7। कौन कौन है? ऑक्सीन और क्या है? 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 फ्लोरिजेन और क्या है? ट्रामेटिन। क्या क्या है? ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, फ्लोरिजेंस, ट्रामेटिन। क्या होता है? ट्रामेटिन। अब कुछ मानव हार्मोन होता है जो स्त्री में होता है और पुरुषों में होता है। स्त्री में जो होता है, स्त्री में जो हार्मोन होता है स्त्री में, तो स्त्री का हार्मोन का याद रखेगा, स्त्री का हार्मोन का, इसका ट्रिक है, इसका याद रखेगा ट्रिक में प्यार। क्या रखेगा? प्यार। और लड़का में भी हार्मोन होता है। क्या होता है? लड़का में भी होता है। तो लड़का में तो बहुत आसान है, एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। लड़का में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। और स्त्री में क्या होता है? प्यार। प्यार से याद रखिएगा, प्यार से, प से होता है प्रोजेस्टेरिन। हाँ प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। और या से याद रखिएगा, ए से याद रखिएगा एजोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और र से याद रखिएगा रिलैक्सिन। र से क्या रखना है? रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। तो लड़के में होता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। गर्भ अवस्था के दौरान जब किसी का जन्म होता है तो रिलैक्सिन हार्मोन ही सहायता करता है। कौन हार्मोन सहायता करता है? रिलैक्सिन हार्मोन सहायता करता है, ठीक है ना। उसके बाद एस्ट्रोजन जो होता है ना, एस्ट्रोजन, यह गर्भधारण होता है तो गर्भधारण के समय एस्ट्रोजन हार्मोन उत्तेजित होता है। और प्रोजेस्टेरोन जो किसी का जो गर्भ में रहता है 9 महीना 10 दिन, बच्चा गर्भाशय में कितना दिन रहता है? 9 महीना 10 दिन समय जो हार्मोन स्रावित होता है वह होता है प्रोजेस्टेरोन। कौन होता है? प्रोजेस्टेरोन। तो स्त्रियों में होता है, प्यार से याद रखेगा, प से याद रखेगा प्रोजेस्टेरोन, ए से एजोस्टेरोन और र से रिलैक्सिन, र से रिलैक्सिन। और लड़का में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो ये मानव हार्मोन हो गया। ये क्या था? पादाफ हार्मोन। आप यहां से पहचानिए, यहां से पहचानिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? कुछ नहीं। मानव हार्मोन के बारे में कौन सा यहां नहीं है? तो कौन सा? साइटोकिन कौन सा हार्मोन है यहां पे? पादाफ हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? पादाफ हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? पादाफ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? पादाफ हार्मोन। इंसुलिन जन्म करते हैं जब किसी का डायबिटीज हो जाता है, ठीक है ना, तो उसका किसका टीका दिया जाता है? इंसुलिन का। किसे दिया जाता है? इंसुलिन का। और इंसुलिन का जो खोज किया था बेंटिंग बेस्ट, बेंटिंग बेस्ट, बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन का जो खोज किया था, इंसुलिन का खोज किसे किया था? बेंटिंग एवं बेस्ट। आज एजोस्टेरोन देखिए लिए महिला में होता है। इसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मानव हार्मोन नहीं? तो हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा बृहत, क्या लिखा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से किस राज्य में बृहत स्नानागार पाया जाता है? टाइपिंग में बहुत एरर है। बृहत स्नानागार जो पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? मोहनजोदड़ो। बृहत स्नानागार जो पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? मोहनजोदड़ो। और यहीं पर सूती कपास का वस्त्र पाया जाता है। सूती कपास का जो वस्त्र पाया जाता है, सूती कपास का जो वस्त्र पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। विशाल स्नानागार कहां पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। और धौलावीरा में पाया जाता है जल प्रबंधन, जल प्रबंधन, यानी कि विशाल जलाशय जो पाया जाता है वो कहां पाया जाता है?
धौलावीरा में। विशाल जलाशय जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? विशाल जलाशय जो पाया जाता है धौलावीरा में पाया जाता है। उसके बाद लोथल में सबसे बड़ा बंदरगाह, लोथल में क्या पाया जाता है? सबसे बड़ा जो बंदरगाह पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? लोथल में। सबसे बड़ा बंदरगाह पाया जाता है लोथल में। लोथल में एक और चीज याद रखेगा, धान का भूसी, ये बहुत तरह पूछा गया है। धान का भूसी जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? लोथल में। रंगपुर में होता है ना, चावल का मतलब साक्ष्य मिला है, चावल का जो साक्ष्य होता है ना रंगपुर में, और धान का भूसे लोथल में। और कालीबंगा में याद रखेगा जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। जोता हुआ खेत का जो साक्ष्य मिला कहां से मिला है? कालीबंगा से। जोता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से। कहां से मिला है? और चूड़ी का देखिएगा जब ब्याह हुआ होगा तो नया नया शादी होता है तो लाठी मिलता है, ठीक है ना, और वो मिट्टी का लाठी रहता है। किसे रहता है? लाह किसे बनता है? माटी उटी से बनता है। उसके बाद जब उम्रदराज होता है महिला लोग तो एक कांच का चूड़ी होता है, ठीक है ना। उम्रदराज होता है तो शीशा वाला जो नहीं होता है, शीशा का चूड़ी होता है, यहाँ पर तक पहनेंगे शीशा का चूड़ी। तो जो कांच का चूड़ी हो गया और मिट्टी का चूड़ी हो गया, ये दोनों जो मिला है वो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है? यह राजस्थान में। और लोथल कहाँ पड़ता है? और धौलावीरा भी कहाँ पड़ता है? गुजरात। अब मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे हैं? और धौलावीरा कौन सा नदी? लूनी नदी किनारे है, पता है? लूनी। और लोथल भगवा नदी, लोथल भगवा। और कालीबंगा घग्गर, कालीबंगा घग्गर। जहां जहां याद रखेगा, जहां जहां द्रोह लगल रहेगा उस सभी नदी है सिंधु नदी किनारे है। कौन सा नदी है? जैसे चनहुद्रो कहा जाएगा, चनहुद्रो कौन सा नदी हो जाएगा? चनहुद्रो सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु। पर हड़प्पा किस नदी किनारे है? हड़प्पा रावे। कौन सा नदी है? रावी नदी किनारे, हड़प्पा रावे। एक और बताइएगा तो, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा वो कहां से मिला हुआ है? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा कहां से निकला है? और कब्रिस्तान RH-37 ये भी कहां से निकला है? हड़प्पा से। जब कोई मर जाता है उसको गाड़ देते हैं तो उसके गर्भ से निकलेगा पौधा, और वह सब कहां पे? हड़प्पा से। तो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा हड़प्पा। और RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा। जैसे अपना यहाँ कोई मरता है तो कोड नहीं लिखता है, बाकी यूरोप में जाइएगा तो सब कुछ देहांत होता है तो उसके लिए बना देता है पेटी और ऊपर कोड लिख देता है, फलना आदमी फलना डेट को, फलना को जन्म हुआ था, फलना डेट को या मर गया था, ठीक है ना। ऐसा होता है, मुस्लिम में भी होता है, हिंदू में होता है, बहुत सारा हिंदू लोग भी होता है ना, तो लास्ट में अपना बनवा देता है, चारों साइड से घिरा उड़ा कर बनवा के और लिखवा देता है। इसके बाद कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? देखिए, कनिष्क जो था ना कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था। कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था। और यह कनिष्क जो था एक चीन का शासक था, उसने ही सबसे पहले पेंचाओ ने क्या कर दिया था? हरा दिया था। क्या कर दिया था? हरा दिया था। और यहां से याद रखना क्या क्या है, पहले देखिए काला बतिया रहा है, देखिए यहां पे एक है कुषाण वंश। कुषाण जो वंश है, कुषाण वंश है, इसका जो स्थापना किया है कुजुल कटिबसेस ने की है। किसने किया है? कुजुल कटिबसेस। कुषाण वंश का जो स्थापना किया किसने किया है? कुजुल कटिबसेस। कुषाण वंश का जो स्थापना किया किसने किया है? कुजुल कटिबसेस। और कुजुल कटिबसेस जो था ना उतना प्रतापी शासक नहीं हुआ करता था, और इसका जो अपना राजधानी बनाया था वह कहां बनाया था? पुरुषपुर। इसने अपना राजधानी कहां बनाया था? पुरुषपुर या पेशावर। पेशावर जानते हैं ना कहां है? पेशावर बनाया था। और बाद में चलकर एक महान प्रतापी शासक बनता है जिसका नाम क्या रहता है? कनिष्क। क्या बनता है? कनिष्क। और कनिष्क ने ही इसका सेकेंड जो राजधानी बनाता है वह मथुरा बनाता है। इस सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, से मथुरा को राजधानी कौन बनाता है? कनिष्क। मथुरा को राजधानी कौन बनाता है?
एक राजधानी बनाता है मथुरा को कनिक से, और एक मुंगेर को राजधानी बनाता है। वो कौन बनाता है? मीर कासिम। मुंगेर राजधानी बनाता है मीर कासिम, और मथुरा को राजधानी बनाता है कौन? कनिक से। वो कासिम है, ये क्या है? कनिक से है। और इसी कनिक से जो बौद्ध धर्म होता है, बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय होता है, बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था, एक था हीनयान, एक क्या था? महायान। और महायान संप्रदाय को अपनाने वाला यही शासक था कौन? कनिष्क से। कौन था? कनिष्क। और कनिष्क के समय ही चौथा बौद्ध संगति हुआ था। चौथा बौद्ध संगति किस समय हुआ था? कनिष्क समय हुआ था। और कनिष्क से जो हुआ था, और चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कहाँ हुआ था? कुंडलवन हुआ था। और यह कुंडलवन कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है, ठीक है ना। अब चौथा बौद्ध संगति हुआ था, उसके समय इसका जो उपाध्यक्ष हुआ करता था, उसका उपाध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र था। और कनिष्क के समय में एक महान चिकित्सक रहा करता था, उसका नाम था चरक। क्या नाम था? चरक। और कनिष्क के दरबार में एक बहुत बड़ा चिकित्सक हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? चरक। तो चरक जो हुआ करता था, किसके दरबार में रहा करता था? कनिष्क के दरबार में हुआ करता था। चरक जो हुआ करता था किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। और इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था चरक संहिता। कौन सा पुस्तक लिखा था? तो चरक संहिता पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति कौन था? चरक था। कौन था? चरक। चरक संहिता पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति कौन था? चरक। आया चरक किसके दरबार में रहा करता था? अब चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था, किसके समय हुआ था? कहाँ हुआ था? कुंडलवन। और इसके समय उपाध्यक्ष जो हुआ करता कौन था? वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र। एक और व्यक्ति था अश्वघोष। कौन था? वसुमित्र। अध्यक्ष जो हुआ करता था अश्वघोष। और शासक कौन था? कनिष्क। और मथुरा को सेकेंड राजधानी किसने बनाया था? कनिष्क। और कनिष्क के समय ही सबसे पहले रेशम मार्ग के लिए चाइना में निर्यात किया था। तक इसके समय में सबसे पहले कनिष्क जीत रहा था, और आगे चलकर पेन चाओ ने इसे क्या कर दिया? हरा दिया। पेन चाओ ने क्या कर दिया? हरा दिया। अब पेन चाओ के हराने के बाद फिर से कनिष्क ने फिर से गया पेन चाओ पर आक्रमण किया, और फिर से पेन चाओ को क्या कर दिया? एक बार क्या हुआ, कनिष्क पहले जीत रहा था, पेन चाओ ने बाजी पलट दिया। अब पेन चाओ ने किसको हरा दिया? कनिष्क को। और कनिष्क से फिर से यहाँ से बाहर से सैनिक का टुकड़ा लेके गया, ठीक है ना। और यहाँ से टुकड़ा लेके जाने के बाद फिर सेकेंड्स में इसको पेन चाओ को क्या कर दिया? हरा दिया। तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है? कुषाण वंश का जो स्थापना किया है कुजुल कडिफसेस। कुषाण वंश का जो स्थापना किया कौन क्या है? कुजुल कडिफसेस। अपना जो राजधानी बनाया है किसने बनाया है? कहाँ बनाया है? पुरस्पुर पेशावर। और सेकेंड राजधानी कहाँ है? तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ सकता है, जो कुषाण वंश था तो कुषाण वंश का जो सेकेंड राजधानी हुआ करता था वो कहाँ हुआ करता था? मथुरा हुआ करता था। और मीर कासिम ने अपना राजधानी कहाँ बसाया था? मुंगेर में। जो मुर्शिदाबाद राजधानी हुआ करता था, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन बसाता है? मीर कासिम। और ढाका से मुर्शिदाबाद कौन लाता है राजधानी? मुर्शिद कुली खां। कौन करता है? मुर्शिद कुली खां। बुझाया? तो खान चाव नहीं था, यहाँ पान चाव था, पैन चाव था, पान चाव। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पुनिया का संबंध है ना कुश्ती से है। आपके एग्जाम में देखिए किससे किससे खेल के बारे में याद रखना है, कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, और किसके बारे में याद रखना है। ओलंपिक हो रहा है 2024 से, जो ओलंपिक हुआ था 33वां ओलंपिक पेरिस में हुआ था ना। तो 33वां पेरिस में हुआ था। टोटल कितने पदक आया था? 6 पदक। एक वो रजत आया था और 5 वो क्या था? कांस आया था। तो एक वो जो रजत आया था नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से है। किसे है? भाला फेंक से है। उसी में एक कांस्य पदक जीता था जिसका नाम था भावना पटेल। क्या नाम था? भावना पटेल और सरबजोत सिंह। तो भावना पटेल और सरबजोत सिंह मिक्स जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो ये दोनों किसे है? शूटिंग से है। अब भावना पटेल सिंगल में भी ब्रॉन्ज जीता था, ये भी किससे है? शूटिंग से है। तो ये सब खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इसको याद रखना है। एक और ब्रॉन्ज जीता था हॉकी में, जीता था ना, हॉकी में जीता था। तो कौन सा खिलाड़ी? उसी तरह अभी हो रहा है पैरालंपिक खेल पेरिस में ही, वह 17वां संस्करण हो रहा है। क्या हो रहा है?
और यह 17वां संस्करण हो रहा है, वह पेरिस में हो रहा है। और जो बढ़िया खिलाड़ी का जो हुआ था वो 33वां था। अब पैरा मतलब विकलांग हैंडीकैप वाला हुआ था 17वां। और इसमें अभी तक लगभग 17 को पदक जीते हैं, 17 को टोटल जीत जो है नहीं, 7 को खाली गोल्ड जीता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला पदक जीता था अवनी लेखरा। अवनी लेखरा किसके से है? तो शूटिंग से है। किसे है? शूटिंग से। उसके बाद मोना अग्रवाल किससे है? शूटिंग से है। तो ये सब आप याद रखना है। अभी जो हो रहा है ना, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है उसके बारे में याद रखना है, समझे ना। तो उस समय के अनुसार जो बजरंग पुनिया था, तो बजरंग पुनिया किसे था? कुश्ती से था। बजरंग पुनिया किसे था? बता। वाइचिंग भुटिया किस खेल से संबंधित है? वाइचिंग भुटिया किसे है? मैरी कॉम। मैरी कॉम किसे है? लवलीना बरगोहान मुक्केबाजी से है। लवलीना बरगोहान किसे है? लवलीना बरगोहान असम की। कहाँ के है? असम की है। उसके बाद हॉकी से याद रखेगा जो पिया श्रीजेश। पिया श्रीजेश किससे है? हॉकी से। देखिए पिया श्रीजेश ने अपना हॉकी का टी शर्ट को नीलामी कर दिया है और उसका टी शर्ट का जो पीछे का जो नंबर था, कितना नंबर का था? 17 नंबर का था। पक्का एग्जाम में आएगा, आप लिख लीजिएगा। धोनी का टी शर्ट का कोड, धोनी का टी शर्ट है 7 और सचिन तेंदुलकर का 10 और पिया श्रीजेश का 17। 7 और 10 17, 7 में 10 जुड़िया 17 आएगा, ठीक है ना। तीनों का अभी जो जर्सी हुआ है, नीलामी हुआ है, अब तीनों का जर्सी नंबर याद रखेगा। तो पिया श्रीजेश का जो जर्सी नंबर है वो कितना है? 17 है। कितना है? 17। और धोनी साहब का कितना है? धोनी का कितना है? 7 है। और तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर 10। कितना है? 10। उसी तरह रोनाल्डो का जर्सी नंबर कितना है? 7। रोनाल्डो कितना है? 7। और लियोन मेसी का 10। लियोन मेसी का 10 और रोनाल्डो का 7। एक बार की बात है, ये मेसी क्रिकेट खेला था ना, तो उसका जो होता है ना, एक होता है तो एक टिश्यू पेपर होता है ना, टिश्यू पेपर से रेफरी से टिश्यू पेपर लिया, ठीक है ना। टिश्यू पेपर लिया और वो छींक आया ना, छींक ऐसे टिश्यू पेपर से फोक के ऐसे फेंक दिया। और उसका एक दर्शक था देखने वाला, वो उठा लिया उस टिश्यू पेपर को और उसको नीलामी पर लगा दिया से हाँ लियोन मेसी का यहाँ पर एक छींक है, ठीक है ना। उसको नीलाम कर रहे हैं, मतलब 14 लाख रुपया में, ठीक है ना। 14 लाख रुपया नीलाम कर रहे हैं। और इससे क्या होगा? से लियोन मेसी का जो छींक है, इसमें डीएन है लियोन मेसी का, इसे एक नया लियोन मेसी बनाया जा सकता है। और डाला उसको 2 मिनट के अंतर्गत उसका जो टिश्यू पेपर जो छींक मारा था वो नीलामी हो गया, समझ रहे हैं ना। वो नीलामी हो गया महज 2 मिनट के अंतर्गत। तब 12 आदमी का होता है ना, 12 आदमी का उसका छींक भी कीमती होता है, ठीक है ना। 12 आदमी का छींक कीमती होता है। अब 12 किससे बनता है? तो मेहनत से बनता है। मेहनत करिएगा तभी जाके बनिएगा, ठीक है ना। इसी उम्र में कोई तकिया पर मुंह ला के रो रहा है और इसी उम्र में कोई पटना पुलिस के गाड़ी के आगे में बैठा हुआ है। आपको मुंह पर तकिया रख के बैठ के रोना है, या पटना पुलिस या कोई रोहतास पुलिस, जो भी पुलिस है, ठीक है ना, उस पुलिस के आगे वर्दी पहन के इसे बढ़ना, चश्मा लगा के, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है वो आपके हाथ में है। मेहनत करिएगा तो किसी पुलिस के गाड़ी में आगे बैठिएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो पुलिस के गाड़ी में पीछे बैठिएगा, ठीक है ना। वो आपके हाथ में है, मेहनत ही डिसाइड करेगा, समझ रहे हैं ना। और लड़का आजकल एकदम दीवाना बेल है, केकरो शादी हो रहा है वो चक्कर में दीवाना बेल है, ठीक है ना। कि गर्लफ्रेंड का शादी हो रहा है, भाई उम्र होगा तो शादी नहीं होगा तो क्या होगा? आप कहे नहीं नौकरी अभी तक लिए, इतना उम्र हो गया, कहे नहीं अभी तक नौकरी लिए हैं, ठीक है ना। तो उसका शादी नहीं होगा तो क्या होगा? अब झूठे लो रहे हैं, जा रही हैं जाने दो, कहे नहीं अभी तक पढ़ा बढ़िया से नौकरी नहीं हुआ। सरकारी नौकरी का एकमात्र साधन 1 साल आप जम के तैयारी कीजिए, किताबों में माथा गुरा कर पढ़ लीजिए 1 साल, नौकरी नहीं होता तब कहिए। बाकी यहाँ का लड़का का अधिकांश समय मोबाइल में बीतता है, बहुत कम ही समय है जो किताब में बीतता है, इसीलिए बहुत कम ही लड़का का नौकरी होता है, समझ रहे ना। तो सबसे ज़्यादा समय जो बिताना है, किताब बिताना है, तभी जाकर नौकरी होगा। जब तक किताब नहीं पढ़िएगा नौकरी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जितना जल्दी किताब पढ़िएगा, जितना ज़्यादा पढ़िएगा, उतना जल्दी नौकरी होगा, 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 होगा। इस बात को अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। अभी बैठाइए तो अभी नौकरी होगा, आज से 5 साल बैठाइए तब 5 साल के बाद होगा। बाकी किताब पढ़ने से ही नौकरी होगा, यही सच्चाई है, समझ ना।
अब वीडियो तो ये देखने से कुछ नौकरी नहीं होने वाला है, मेरा ही वीडियो है, सुनिए ना, ये भी देखने से नहीं होगा। जब तक आप खुद से किताब नहीं पढ़ते तब तक नहीं होने वाला है, समझे ना। कोई देखे या ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको नौकरी होगा, एक ही मात्र साधन है, वो किताब पढ़ने से होगा, समझे ना। बस किताब पढ़िए 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 पढ़िए, यही साधन है। तो बताइएगा, तो बजरंग पुनिया का संबंध किसे है, और वाचिंग भूटिया का संबंध किसे है, फुटबॉल से। लवलीना बरगोहन का संबंध किसे है, मैरी कॉम का संबंध किसे है, मुक्केबाजी से। किसे है, मुक्केबाजी से। और पी एसरीजेस का संबंध किसे है, और पी एसरीजेस का जो जर्सी नंबर था कितना है, धोनी का, और सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का 18 है, कितना है विराट कोहली का, और इसका रोहित शर्मा कितना है 45, रोहित शर्मा 45, और रोनाल्डो कितना है 7, लियोन मेसी का, लियोन मेसी 10, लियोन मेसी 10। आगे आइए, पचास नंबर देखिए, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है। क्या राज्यसभा को धन विधेयक को लेकर कोई पावर होता है, नहीं होता है। देखिए विधायक 2 होता है, ठीक है ना, विधायक ऐसे बहुत प्रकार का होता है। देखिए सदन तो 2 ही होता है, एक क्या होता है लोकसभा, एक क्या होता है राज्यसभा। धन विधेयक होगा, इसके चर्चा जो किया गया है आर्टिकल 109 में, धन विधेयक होगा, इसका चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है 109 में, और धन विधेयक को परिभाषित किया गया है 110 में। और इसी परिभाषा के दौरान कहा गया है कि धन विधेयक को लेकर सारा का सारा जो पावर होगा वो किसके पास होगा, लोकसभा के पास होगा। और जब धन विधेयक लोकसभा से पास करके राज्यसभा में भेजा जाएगा तो इसको 14 दिन तक रखने की अनुमति दिया जाएगा। कितना दिन तक, 14 दिन तक मन करेगा तो यह उस धन विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है, और नहीं मन करेगा तो नहीं प्रस्तावित कर सकता है, ठीक है ना। इससे उस विधेयक पर यानी धन विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पारित करेगा तो भी धन विधेयक पारित समझा हुआ माना जाएगा, और नहीं पारित होगा तो भी वो विधेयक को समझा हुआ पारित समझा हुआ ही माना जाएगा। तो यहाँ पर राज्यसभा को धन विधेयक को लेकर कोई पावर नहीं होता है, और उसको रखने का अधिकार कितना दिन का होता है, 14 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 14 दिन का होता है। और राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास रख सकता है। यह किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है, 111। राष्ट्रपति कोई विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है, इसका चर्चा किस आर्टिकल में है, 111। और वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका चर्चा किस आर्टिकल में है, 112। अब वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है ना, जो बजट है उसी को बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। बाकी अपना संविधान के भाषा में वहां पर बजट नहीं लिखा हुआ है, उसके जगह 112 में लिख दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर, यानी एक साल के अंतर्गत जो लेखा जोखा हुआ है उसके बारे में जो चर्चा किया गया है 112 में किया गया है, 112 में किया गया है, ठीक है ना। अब अगला पीछे आगे बढ़ते हैं। विधायक, इसमें नहीं था ना, 2 1 आ जाओ, सिम 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 सिम, आज खुल जा, सिम सिम खुल जाओ, आगे आगे देखा है ना इसको, पहला है, पहला कल से है ना लिख देंगे बढ़िया से। आए तेरी क्या, अरे उस टाइम में वो खोले थे वो निकल रहा था, ये उल्टा पुल्टा कैसे हो रहा है। आइए आइए देखिए, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जो समझाया था उसका नाम था एजिड टांसले। किसे समझाया था, एजिड टांसले। और एजिड टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में 1935 ईस्वी में समझाया था। कब समझाया था, 1935 में ही आरबीआई का स्थापना हुआ था, 1935 में ही भारत शासन अधिनियम। एक और बताइए, क्या 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था,
क्या 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ था? तो 30 और 35 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1930 और 35 में नहीं हुआ था, क्योंकि 1930 ईस्वी में क्या हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया था। तो उस दौरान जितना भी कांग्रेसी नेता था उसको गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया गया था? जेल में। इसलिए कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1934 में हुआ था। 1934 अधिवेशन जो हुआ था बंबई में हुआ था, और उस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे राजेंद्र प्रसाद, बिहारी आदमी थे। कौन थे? बिहारी। और 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आया तो इसको अधिवेशन का विरोध करने के लिए ही 1935 का अधिवेशन नहीं होता है, आगे चलकर 1936 का अधिवेशन होता है, और वह होता है लखनऊ में। और उस अधिवेशन का जो अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1937 में भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसका भी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वह होता है फैजपुर। फैजपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। ठीक है ना, गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। तो इसी तरह यहाँ प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है समझिए। एक समुदाय के अंतर्गत, समुदाय कहने का मतलब आप कल्पना कीजिए, अब चलिए गांव में चलिए, तो एक पीपल का पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है। अब पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा बनाया हुआ है। चबूतरा के नीचे 3-4 गो बाबा हुआ बैठे हुए हैं, चाचा उचा बैठे हुए हैं। कोई बाबा खैनी मल रहे हैं, और कोई बाबा बैठ के बतिया रहे से गेहूं में इतना पानी पटाना है, चावल मतलब धान के खेत में यहाँ पानी पटाना है, ठीक है ना, ये सब बारे में बतिया रहे हैं। उसके बगल में 2 गो छोटकवा साइकिल का टायर लेकर चला रहा है। उसके बगल में 3-4 गो भैंसी बांधल है, ठीक है ना। और उस भैंसी के बगल में एक तालाब है, और उस तालाब के एक बगल में बहुत सारा घना जंगल है, और उस घना जंगल के बगल में एक बहुत बड़ा झरना है, और झरना के उस पार एक पहाड़ है, और उस पहाड़ के उस पार महासागर है। क्या है? महासागर है। और जहां बैठे हुए हैं दादाजी, हम लोग जो बैठे हुए हैं, अब 4-5 आदमी ताश खेल रहा है उस पीपल के पेड़ के नीचे गांव में। तो ये टोटल जो एरिया आया है, बच्चा है, दादाजी बैठे हुए हैं, खेती के बारे में बतिया रहे हैं, एक दादाजी दूसरे दादाजी से कह रहे हैं, ओकर पोतैया ओकर जो भागने वाला है, ये सब जो बतिया रहे हैं, तो यह सब एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के सब बतियाएगा, ठीक है ना। उसके बाद उसके बगल में भैंसी बानल है, गाय बानल है, बकरी बानल है, 3-4 को बच्चा ऐसे घूम रहा है, साइकिल चला रहा है। उसके बगल में एक तालाब है, उसके बगल में बहुत बड़ा वन है, ठीक है ना। तो एक समुदाय के अंतर्गत जो चीज आता है उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी। यानी एक समुदाय के अंतर्गत झील, तालाब, भूमि, नदी, झरना, ठीक है ना, पेड़ पौधा जो आता है वो सब क्या आ जाएगा? पारिस्थितिकी। और इसी को समझा दिया था, इस सबको एक साथ जोड़ दिया, अब बोल दिया एजी टांसले ने, और सब समुदाय को जगह रख के जोड़ दिया 1935 में। अकद यही क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। अब पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है ना, यह प्रकृति का देन होता है। किसका होता है? जैसे पेड़ पौधा बनाना, क्या आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। बगल में गाय भैंस है, क्या आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। बना सकता है? अरे तुम्हारा जैसा तो बना सकता है, ठीक है ना। तो ये सब जो प्रकृति का देन है। तालाब हो गया, झरना हो गया, महासागर हो गया, नदी हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या हो जाएगा? प्रकृति पारिस्थितिकी हो जाएगा। प्रकृति पारिस्थितिकी हो जाएगा। और एक होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी। एक क्या होता है? कृत्रिम। कृत्रिम कहने का मतलब, कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, जो इंसान बनाता है। कौन बनाता है? इंसान। जैसे आप गौर से देखिए, खेती, क्या खेती भगवान कर देते हैं? नहीं। खेती जो होता है कौन करता है? किसान करता है। आप देखिएगा किसी किसी का घर में इतना को एक्वेरियम होगा, इतना को शीशा होगा, उस शीशा में इतना इतना को पौधा होगा, इतना इतना को पौधा होगा, और उस पौधा में इतना इतना को मछली तैरता रहेगा, ठीक है ना। उस मछली तैरता रहेगा, मछली तैरता रहेगा, ठीक है, मछली तैरता रहेगा एक्वेरियम में। यह एक्वेरियम जो देखिएगा इतना इतना पौधा रहेगा, जैसे पत्थर भी रहेगा नीचे से, देखिएगा ना, पत्थर भी रहेगा, ठीक है ना। तो एक्वेरियम जो हो गया यह कृत्रिम आर्टिफिशियल हो जाएगा, यानी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। और जो खेती हो जाएगा कैसा हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृत्रिम। तो खेती एक्वेरियम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे पोल्ट्री देखेगा यार, मुर्गा का पालन देखिएगा, कहेंगे कोई लोग सुअर का पालन करता है। सुअर का जो पालन कर, हम लोग का मतलब एरिया में, हम लोग के घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, वो आदमी है ना सुअर पालन करके। अभी हम गाँव गए थे तो 14 लाख का मेरे सामने में सुअर बेचा था, वो 14 लाख का, और सप्लाई किया था बांग्लादेश में, ठीक है ना। तो सुअर का जो पोल्ट्री पालन है, जो पोल्ट्री फार्म है, सुअर का पालन हो गया, मुर्गा पालन हो गया, बकरी का पालन हो गया, भैंस का पालन हो गया, ये सब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा?
आर्टिफिशियल, क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र, आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहेंगे? एक समुदाय के अंतर्गत जितना भी चीज आएगा उसे क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के अंतर्गत दो प्रकार का, एक होता है प्रकृति, एक होता है कृत्रिम। प्रकृति उसे कहते हैं जो भगवानों द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम उसे कहते हैं जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। कौन बनाया है? इंसान बना है, इंसान। कौन बनाया है? इंसान। बताएगा तो बकरी किस में आएगा? बकरी किस में आएगा? बकरी का पालन कितने में आएगा? किस में जाएगा? कितने में। पालन, जहां पर पालन लगा देगा कितने हो जाएगा, ठीक है ना। आज कहेगा पेड़ पौधा झरना, ठीक है ना, मरुस्थल वन, ये सब क्या आ जाएगा? प्रकृति। क्या आ जाएगा? प्रकृति। स्थल में आएगा भूमि, स्थल में आएगा भूमि आ जाएगा, मरुस्थल आ जाएगा, ये सब किस में आएगा? स्थलीय में आएगा। पानी में महासागर हो गया, जल हो गया, झरना हो गया, एस्ट्यूरी हो गया, लेगून हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? प्रकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकृति। तब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में किसने समझाया था? एजी टांसले, एजी 1935 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तूतीकोरिन का जो नया नाम कर दिया है BOR चिदम्बरम, BOR चिदम्बरम, BOR चिदम्बरम जो किया गया तूतीकोरिन का नया नाम, वो कहां पे है? तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु में। देखिए बंदरगाह भी जो होता है ना, एक होता है अंतर्देशीय, क्या होता है? अंतर्देशीय, और एक होता है, एक क्या होता है? अंतर्देशीय, और एक होता है अंतरराज्यीय। देखिए अंतर्देशीय करने का मतलब एक अंतरराष्ट्रीय से सीमा लगाएगा और एक राज्य के अंतर्गत रहेगा। कहाँ रहेगा? राज्य के अंतर्गत रहेगा। कहाँ रहेगा? राज्य के अंतर्गत रहेगा। और एक रहेगा अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना। BOR चिदम्बरम, BOR चिदम्बरम। देखिए एक बोले हैं अंतर्देशीय, यानी कि देश के अंतर्गत ही होगा, अंतरराज्य, सॉरी राज्य के अंतर्गत होगा। एक अंतर्देशीय जो राज्यों के सीमा पर होगा, ठीक है ना। अंतरराज्य क्या होता है? अंतर्देशीय क्या होता है? इसके लिए एक अधिनियम आया था 1987 से में। कब आया था? 1987 से में। और भारत में 12 गो बड़ा बंदरगाह है, 12 गो बड़ा बंदरगाह है और 200 छोटा बंदरगाह है। 12 गो 12 और 200 छोटा। 12 में याद रखेगा एक कंडला बंदरगाह है, और कंडला जो बंदरगाह है वो कहां पड़ता है? गुजरात में। और कंडला बंदरगाह का ही नया नाम क्या कर दिया है? तो दीनदयाल उपाध्याय। क्या कर दिया है? दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। और दीनदयाल उपाध्याय जो बंदरगाह है ये कहां पे है? गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में। वहीं आइएगा एक कोलकाता में बंदरगाह है, क्या है? कोलकाता बंदरगाह। और कोलकाता जो बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह का ही नया नाम कर दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो देखिए दोनों बात याद रखिएगा, दोनों बात याद रखे। कंडला का नया नाम क्या कर दिया है? और कोलकाता का नया नाम क्या कर दिया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और कंडला बंदरगाह के भार को कम करने के लिए ही, कंडला बंदरगाह को भार को कम करने के लिए ही यहां पर बनाया गया था मुंबई बंदरगाह। कौन बंदरगाह बनाया गया था? मुंबई बंदरगाह। और मुंबई यह बंदरगाह है, यह प्रकृति बंदरगाह है। कैसा है? और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह प्रकृति बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। और मुंबई के भार को कम करने के लिए ही एक कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया था, नन्हा शोभा। आई भी कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। एक गोवा में बंदरगाह है मुर्मुगांव। क्या है? मुर्मुगांव बंदरगाह है गोवा में। और कर्नाटक में एक बंदरगाह है न्यू मंगलोर। क्या है? न्यू मंगलोर। और न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है कहाँ पे है? कर्नाटक में। न्यू मंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटक में। यहाँ पाइएगा केरल में, तो केरल में है कोची बंदरगाह। केरल में कौन सा बंदरगाह है? और कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर को रानी किसे कहते हैं? कोची को कहते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोची को कहते हैं। और हिंद महासागर के मोती किसे कहते हैं? हिंद महासागर के मोती किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं, कोची को कहते हैं। उसके बाद यहाँ पाइएगा, तो यहाँ पर एक चेन्नई बंदरगाह है तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह है। और एक है इन्नौर। क्या है? इन्नौर। क्या है? इन्नौर। और इन्नौर का ही नया नाम जो कर दिया है, इन्नौर का नया नाम कर दिया कमराज।
क्या कर दिया है? कमराज। इन्नौर का नया नाम क्या कर दिया है? कमराज। इन्नौर का जो नया नाम क्या है? कमराज। और यहीं पर एक बंदरगाह था तूतीकोरिन। क्या है? तूतीकोरिन। और तूतीकोरिन जो बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह, यह तूतीकोरिन का नया नाम क्या कर दिया है? BOR चिदम्बरम। BOR चिदम्बरम। चिदम्बरम, BOR चिदम्बरम। और याद रखिएगा, यह चेन्नई बंदरगाह है, यह भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह है। जो चेन्नई बंदरगाह है, यह भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह है। और साथ ही साथ यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है? चेन्नई। और इसका जो स्थापना हुआ 1875 ईस्वी हुआ था। कब हुआ था? 1875। उसके बाद यहाँ पाइएगा आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। कौन सा है? अब विशाखापट्टनम एक ऐसा बंदरगाह है जो अंतःस्थलीय बंदरगाह है। कैसा है? क्वेश्चन आएगा, एकमात्र बंदरगाह जो अंतःस्थलीय बंदरगाह है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के बारे में एक और बात याद रखना है, सबसे गहराई में स्थित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। दो क्वेश्चन याद रखना विशाखापट्टनम से। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम और अंतर स्थलीय बंदरगाह विशाखापट्टनम। नहीं बुझा रहा है? अंतर स्थलीय बंदरगाह जगह विशाखापट्टनम। कौन जगह में? और डॉल्फिन नोज से छुपे बंदरगाह विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोज से छुपे बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। उसके बाद यहां पाइएगा उड़ीसा में एक है पारादीप। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप। अब पारादीप बंदरगाह जो है वह कहां पे है? उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहां है? उड़ीसा में। बताइए तो कंडला बंदरगाह कहां पे है? कंडला कहां पे है? मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई। और नन्नासभा का नया नाम कर दिया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। उसके बाद मर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है? मर्मुगांव कहाँ पे है? अन्नी मंगलोर, कर्नाटक। और कोचिन कहाँ पे है? केरल। तूतीकोरिन, तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह। और एन्नौर का नया नाम क्या है? कमराज। और तूतीकोरिन का नया नाम क्या है? और सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है? इसका स्थापना कब हुआ था? और उड़ीसा में एक बंदरगाह है, उसका नाम क्या है? पारादीप। और आंध्र प्रदेश से बंदरगाह है विशाखापट्टनम। कहेगा सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? और अंतःस्थलीय बंदरगाह कौन सा है? डॉल्फिन नोज से छुपे बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। और कोलकाता बंदरगाह कहां पे है? पश्चिम बंगाल। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय कंडला, दीनदयाल उपाध्याय कंडला और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता। दोनों कंफ्यूजन हो जाता है किसका किसे मारे, समझ रहे हैं ना? तो देखिए, कोलकाता श्याम प्रसाद मुखर्जी, कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोलकाता मुखर्जी। ऐसे अब मुखर्जी लोग कहाँ पर रहता है? कोलकाता में। ठीक है ना? मुखर्जी और टचर्जी और बनर्जी, मुखर्जी, टचर्जी और बनर्जी, जहां भी जिसका नाम लगे समझिए कोलकाता का है, कलकत्ता का। और कंडला के क्या नाम है? दीनदयाल उपाध्याय। नेशनल वाटर भी करा दे, क्या करवा दे? नेशनल वाटर तो अंतर्राज्यीय देखिए, हाँ, प्रकृति मुंबई में है। देखिए, जिस तरह यह अंतर्देशीय था, कुछ अंतर्राज्य भी है। अतः अंतर राज्य को बोलते हैं नेशनल वाटर वे। ठीक है ना? तो सबसे पहला नेशनल वाटर था जो यहाँ से इलाहाबाद से लेकर और पश्चिम बंगाल के हल्दिया, सबसे पहला जो नेशनल वाटर वे है, नेशनल वाटर वे इलाहाबाद से कौन था? हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। और दूसरा जो नेशनल वाटर है सादिया से जो है ना धुबरी है, सादिया से धुबरी, सादिया से धुबरी, सादिया। दूसरा नेशनल वाटर वे है, नेशनल वाटर दूसरा कौन सा है? सादिया से धुबरी, सादिया से धुबरी। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा जो चेन्नई से, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं? कोचिन से है ना, कोचिन से कोल्लम, कोचिन से कोल्लम, कोचिन से है कोल्लम। तीसरा नेशनल वाटर वे है कोचिन से कोल्लम। ठीक है ना? कोचिन से कोल्लम। और चौथा नेशनल वाटर वे कौन सा है? चौथा चेन्नई से एर्नाकुलम, 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 चेन्नई से एर्नाकुलम। और पांचवा जो है तलचर से धामरा, तलचर से धामरा, तलचर, तलचर से धामरा, तलचर से धामरा, तलचर से धामरा, तलचर से धामरा। और जो छठा है मात्र एकमात्र लुंगी से
भांगा। क्या है? लोगों से भागा है, लखीमपुर से भांगा, लखीमपुर से भांगा, लखीमपुर से क्या है? भांगा, लखीमपुर से भांगा, लखीमपुर से भागा। आइए नेशनल वाटर क्या में है? छठा। देखिए पहला बताइए, पहला नेशनल वाटर कौन सा है? हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा नेशनल वाटर कौन सा है? सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी। और तीसरा कौन सा है? केरल से, केरल का कोचिन से क्या है? कोल्लम। क्या है? कोल्लम, कोट्टायम बोला जाता है। केरल का जो है ना कोट्टायम बोला जाता है उसको, कोल्लम। उसके बाद चौथा क्या है? चेन्नई से एर्नाकुलम, चेन्नई से क्या है? एर्नाकुलम। और पांचवा जो है तलचर से क्या है? धमरा, उड़ीसा पड़ता है, तलचर से धमरा। हाँ तो यही तमिलनाडु में है, जो एर्नाकुलम बोले है ना, मर का नाम यही है, उसका बड़ा नाम बोले हैं। उसके बाद अकमा जो है छठा जो है, यह लखीमपुर से कहाँ पड़ता है? भांगा, भांगा मणिपुर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। तो नेशनल वाटर कितना है? 6। अब 12 बंदरगाह 12, 12 बंदरगाह 12, और नेशनल वाटर वे 6। तो 6 और 12, बस इसे सब नहीं याद रखना है, पहला याद रखना है। पहला कौन है? इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। अब पहला जो बंदरगाह है, पहला बंदरगाह वो कौन सा था? चेन्नई। कौन था? चेन्नई। सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? चेन्नई। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, और सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, और डॉल्फिन नोज से छिपे हुए बंदरगाह विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। आगे बढ़ा जाए, आगे देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई को, कहीं कहीं लिखता है 1 मई, और नुसेंट लिखता है 1 मई, रोशन सर किताब लिखा हुआ 3 मई, बाकी जहां तक लगता है 1 मई को स्थापना हुआ था। 1 मई 1939 ईस्वी को, 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुआ था। सबसे पहले देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे हुआ था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के लिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सबसे पहले 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जन्म हुआ था, एक बहुत बड़े धनी परिवार में जन्म हुआ था। इनका जो पिताजी थे, इनका पिताजी यह उड़ीसा के कटक के बहुत बड़ा वकील थे। बाकी इनका पिताजी का ट्रांसफर हो गया पश्चिम बंगाल में। कहाँ हो गया? पश्चिम बंगाल में। तो इनका जो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मभूमि है वह उड़ीसा का कटक है। कहाँ है? उड़ीसा के कटक है। बाकी इनका जो कर्म भूमि है, कर्म भूमि, वह कर्म भूमि है कोलकाता। कर्म भूमि कहाँ पे है? कोलकाता में है। और कोलकाता में जब रह गए तो इनका पिताजी इन पर सरकारी नौकरी लेने का दबाव बनाया, और सरकारी नौकरी या लेने के लिए इनको भेज दिया ब्रिटेन। कहाँ भेज दिए? ब्रिटेन। और ब्रिटेन में जाए और मनोविज्ञान यानी फिलोसफी में यह PhD किए, और 1920 ईस्वी में यह सिविल सर्विस परीक्षा को पास किए। और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में जब कूद पड़े तो 1921 ईस्वी में इसने त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। आगे चलकर इसे सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का 2 बार अधिवेशन किए। एक बार किए हरिपुरा में, कहाँ पे किए? और एक बार किए त्रिपुरी। कहाँ पे किए? त्रिपुरी। हरिपुरा में किए 1938, और त्रिपुरी में किए 1939। जब हरिपुरा त्रिपुरी में कर रहे थे तो त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी से इनके बीच क्या हो गया? मतभेद हो गया। मतभेद इसलिए हो गया, मनभेद नहीं हुआ था। क्या हुआ था? देखिए, मनभेद अलग चीज होता है और मतभेद अलग होता है। मतभेद करने का मतलब आपका विचार कुछ और है और मेरा विचार कुछ और है। जैसे आपका विचार हो सकता है, सर ये जो क्लास है यह दोपहर में नहीं रखकर आप सुबह में रखिए, ये आपका अपना विचार है, ठीक है ना। अब मेरा कहना है सर यहाँ टाइम नहीं रहता है, यहाँ दोपहर में ही रहेगा, 1 से लेकर 3 ही रहेगा। तो ये आपका विचार था सुबह में, मेरा विचार क्या था? दोपहर में। क्या था? दोपहर में। तो यहाँ पर क्या था? मतभेद हो गया। क्या हो जाएगा? मतभेद। मनभेद होता क्या है? मनभेद करने का मतलब आप कुछ और चीज बोलिए किसी और को, हम कुछ और चीज बोलेंगे। कहने का मतलब, मनभेद कहने का मतलब हमारे मुंह पर आप कुछ और बोलिएगा और उसके मुंह पर कुछ और बोलिएगा, वो होता है मनभेद, ठीक है ना। तो यह अधिवेशन कर रहे थे, महात्मा गांधी चाह रहे थे ये इनका जो सोच था सुभाष चंद्र बोस का, किसी तरह क्रांति की विचारधारा पर, क्रांति यानी कि उग्र प्रगति होकर, यानी कि लड़ाई झगड़ा करके आजादी ले ले। बाकी महात्मा गांधी चाहते थे नहीं, शांति से आजादी लेंगे। इसे से सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया त्रिपुरी अधिवेशन में, और त्यागपत्र देके एक नया संगठन बना दिया 1901 मई
1 मई 1939 ईस्वी को 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक, अब फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए। उसके बाद जब इस आंदोलन के दौरान पुलिस इनको 1940 में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब गिरफ्तार कर लिया तो इनको नजरबंद कर दिया गया और नजरबंद करके इनको कोलकाता के आवास में बंद कर दिया। अब बंद करने के दौरान यह बिना कोई भी काम करते थे ना सुभाष चंद्र बोस तो गुप्त तरीका से करते, किसी को नहीं बताते, अपना माँ तक को नहीं बताते थे। कोई भी काम सुभाष चंद्र बोस करते थे अपना माँ तक को नहीं बताते थे। यहाँ पर थोड़ा बात होगा पूरा समाज को फैला देता है, ठीक है ना, पूरा समाज को पता रहता है। तो ये कोई भी काम करते जब तक सक्सेस नहीं होता था किसी को नहीं बताते थे। तब गुप्त तरीका से यह भारत में कोलकाता से चुपके से निकल के गए धनाबाद, धनाबाद से गए थे काबुल और काबुल से गए मास्को। कहाँ पे गए? मास्को। अब मास्को से गए कहाँ पे? जर्मनी। कहाँ पे गए? जर्मनी। और जर्मनी के गए बर्लिन में। जर्मनी की राजधानी ऐसे बर्लिन है। अब बर्लिन में गए, ठीक है ना, और हिटलर से मुलाकात किए। किससे मुलाकात किए? हिटलर से मुलाकात किए और वहीं पर हिटलर से मुलाकात करने के बाद वहीं पर हिटलर से सहायता मांगे, ठीक है ना, और फ्री इंडिया लीजन, फ्री इंडिया लीजन की स्थापना किए। अपना भारतीय कैदी जो देखिए सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था ना, तब भारतीय सैनिक को ब्रिटिश सरकार अब भारत के सैनिक को उठाकर ब्रिटेन अपने तरफ से लड़वा रहा था जर्मनी के खिलाफ। और जर्मनी का चांसलर जो हिटलर था वह इस सैनिक को पकड़कर अपने कब्जे में रखा हुआ था, अपने कब्जे में रखा हुआ था। तो इस दौरान जब सुभाष चंद्र बोस गए और सुभाष चंद्र बोस से कहें जिस सैनिक को आप कैद किए हुए हैं उस सैनिक को हमको दे दीजिए और उसी सैनिक का हम प्रयोग करके जो आपके खिलाफ लड़ रहा था उसी सैनिक को हम ब्रिटेन के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है ना। यह बात उसको समझा देते हैं, बहुत सारा कहानी है, थोड़ा स्किप कर देते हैं। समझाकर उसी सैनिक को छुड़ाने के लिए फ्री इंडिया लीजन का स्थापना करते हैं 1941 ईस्वी में। और 1941 में जब स्थापना करते हैं और जर्मनी का दोस्त रहता है जापान में, जर्मनी का दोस्त रहता है जापान, और जापान का फोन करता है। और यहीं पर क्या होता है 1942 के दौरान, 1942 के दौरान जो प्रथम सेकेंड विश्व युद्ध होता है दो गुट में बच जाता है। एक होता है मित्र देश, एक तरफ क्या होता है दूरी देश। दूरी देश की तरफ रहता है जर्मनी रहता है, इटली रहता है, फ्रांस रहता है, सॉरी जर्मनी, जापान और इटली रहता है। और मित्र राष्ट्र की तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है ब्रिटेन जो होता है मित्र राष्ट्र की तरफ से भारतीय सैनिक को रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय सैनिक को यहाँ से उठाकर यहाँ के सैनिक को ले जाता है जापान के खिलाफ लड़ने के लिए। कहाँ लेता है? जापान। और जापान के सैनिक से जब लड़ने के लिए ले जाता है रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, तो जापानी सैनिक यहाँ पर क्या करता है, भारतीय सैनिक जो रास बिहारी बोस रहता है उसको हरा देता है। क्या कि 1939 से लेकर 42 तक जो धुरी राष्ट्र रहता है उसका विजय होता रहता है। 39 से लेकर 42 तक धुरी राष्ट्र का विजय होता रहता है। बाकी 42 के बाद पसा पलट जाता है। 42 के बाद से मित्र राष्ट्र का विजय होने लगता है। पहली बार यहाँ पर जापान भारतीय सैनिक को हरा देता है और जाके जापानी प्रधानमंत्री से जो रास बिहारी बोस रहते हैं उसे कहते हैं हमको भी इच्छा नहीं था आपके खिलाफ लड़ने का, ये ब्रिटिश जो है ना छिलर मुर्गा, ये जबरदस्ती हमको पकड़ के आपके खिलाफ लड़ने के लिए लाया है। ऐसा कीजिए हम लोग का इस्तेमाल करके और हम लोग का सैनिक का टुकड़ा तैयार करके और इन लड़वाइए ब्रिटेन के खिलाफ, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसी के सहयोग से यानी कि जापान के सहयोग से ही रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में ही यहाँ पर आजाद कि भारतीय सैनिक क्या हो जाता है आजाद, और आजाद हिंद फौज का स्थापना कर देते हैं। आजाद हिंद फौज, और आजाद हिंद फौज का जब स्थापना हो जाता है उसके बाद यहाँ पर जर्मनी फोन करता है जापान को से हम एक बहुत बड़ा व्यक्ति को भेज रहे हैं, आज जो तुम आजाद हिंद फौज का जो गठन किया हुआ है उसका तुम महासचिव बना देना इसको, ठीक है ना। और यहाँ पर भेजा जाता है सुभाष चंद्र बोस को, और सुभाष चंद्र बोस को यहाँ जब भेजा जाता है तो इस आजाद हिंद फौज का इसका महासचिव बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? महासचिव बना दिया जाता है। और ये महासचिव जैसे ही बन जाते हैं जुलाई 1943 ईस्वी में, आगे चलकर इस सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में इसने सिंगापुर में विजय प्राप्त कर लेता है। सिंगापुर पर क्या प्राप्त कर लेता है? विजय। सिंगापुर में विजय प्राप्त कर लेता है और सिंगापुर के सैनिक को पकड़कर और जर्मनी से लाए हुए सैनिक को पकड़कर और भारतीय द्वारा गया हुआ जापान में सैनिक को पकड़कर लगभग 3,67,000 के सैनिक लेकर सुभाष चंद्र बोस यहाँ से आते हैं और भारत में यहाँ से सब सैनिक को पकड़कर भारत में लाते हैं और म्यांमार के जुबली हॉल में पहुँचते हैं। म्यांमार में जुबली हॉल में पहुँचते हैं और महात्मा गांधी को संबोधित करके कहते हैं
से राष्ट्रपिता अब हमें अनुमति दीजिए, इस फिरंगी को मारने का वक्त आ गया है। और महात्मा गांधी को उस दौरान क्या होता है, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया रहता है अंग्रेज लोग, ठीक है ना, डाल दिया रहता है। और महात्मा गांधी से अनुमति लेते हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। और उषा मेहता जो होता है रेडियो प्रसार करने लगती है, जितना भी भारतीय क्रांतिकारी है सबको जेल में बंद कर लिया गया है, एकमात्र क्रांतिकारी बचा हुआ है सुभाष चंद्र बोस। वही एक है जो क्रांतिकारी का विचार लेकर आ रहा है। और जितना भी अंग्रेज है 3,60,000 सैनिक लेकर, और इतना मार मारता है, इतना मार मारता है, और सैनिक को संबोधित करके कहते हैं तुम मुझे अभी खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और कहते हैं चलो दिल्ली पर कब्जा करो, क्या कहते हैं, चलो दिल्ली पर कब्जा करते हैं, ठीक है ना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और जय हिंद का नारा देते हुए सभी सैनिकों को पकड़ के इतना मार मारता है, इतना मार मारता है अंग्रेजी सैनिक को, इतना मार मारता है। और फिरंगी कहता अब हमारा से बर्दाश्त ना होगा, ठीक है ना। और फिरंगी सब क्या होता है, यहां से भाग जाता है। और इसी दौरान अमेरिका गेम खेल लेता है। अमेरिका गेम खेले क्या करता है, यहां पर 1945 ईस्वी में ही जापान पर आक्रमण कर देता है, हिरोशिमा पर, ठीक है ना। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर आक्रमण कर देता है हिरोशिमा पर। उसके बाद जापान पर हिरोशिमा आक्रमण करने के बाद इसके जस्ट 3 दिन के बाद, इसके 3 दिन के बाद नागासाकी पर, पहले 6 अगस्त 1945 को, अब फिर से 9 अगस्त 1945 को जापान पर धज्जे उड़ा देते हैं। आज जब इसी का जांच करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जाते रहते हैं, जांच करने के लिए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस यहां से, ठीक है ना। तो फॉर्मोसा द्वीप पर इनका जो जापान फॉर्मोसा द्वीप रहता है, ठीक है ना। और ताइवान का राजधानी है ताइपे, ताइवान का राजधानी क्या है, ताइपे। और ताइपे बंदरगाह पर फॉर्मोसा द्वीप पर इनका जहाज टकरा जाता है, ठीक है ना। और 18 अगस्त 1945 के दिन सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस क्या होता है, देहांत हो जाता है। जो बहुत बड़ा क्रांति का विचार एकमात्र नेता बचा हुआ रहता है, वही नेता का एकाकी अपने आप मृत्यु हो जाता है। और यहाँ आज़ादी का जो आंदोलन होता है वो ठप पड़ता है, भारत में जो आज़ादी का आंदोलन पड़ता है ठप पड़ता है। बाकी इसी समय क्या होता है, ब्रिटेन में चुनाव हो जाता है। ब्रिटेन में जब चुनाव होता है तो ब्रिटेन जब सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था तो उस टाइम में ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था विंस्टन चर्चिल हुआ करता था। कौन हुआ करता था, विंस्टन चर्चिल। और अपोजिट साइड में जो पार्टी था उसका नाम था क्लाइमेट इटली। कौन था, क्लाइमेट इटली। और क्लाइमेट इटली था ना, उसका उदारवादी सोच था। कौन सा सोच था, उदारवादी। वह हमेशा कहता था जब मेरी सरकार बनेगी तो हम जितना भी भारत को जंजीर से जब बांधा हुआ अंग्रेज उसको हम गुलामी से मुक्त कर देंगे। जितना भी भारतीय लोग था ब्रिटेन में सब क्लाइमेट इटली का बिना पैसा का प्रचार करने लगा। इतना बड़ा बड़ा पोस्टर बना के प्रचार करने लगा क्लाइमेट इटली जिंदाबाद, क्लाइमेट इटली जिंदाबाद। और क्लाइमेट इटली का चुनाव लड़ने तक के पैसा नहीं था। और इतना माहौल बना दिया, इतना माहौल बना दिया, इतना माहौल बना दिया। और जब चुनाव हुआ तब विंस्टन चर्चिल हार गया, बुरी तरह से हार गया। और क्लाइमेट इटली जीत गया। और क्लाइमेट इटली जीता। और जैसे ही जीता और कैबिनेट मिशन की घोषणा कर दिया और भारत के कहा कि भारत को अब हम आजाद करते हैं। बात क्या करेंगे, आजाद करेंगे। और आजाद करेंगे उसको चुनाव के आधार पर। और चुनाव के आधार पर 389 सीट का चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस को मिलता है 208 सीट, मुस्लिम लीग को मिलता है 73 सीट, और अदर पार्टी कितना मिलता है, 15 को सीट मिलता है, ठीक है ना। और उसके बाद माउंटबेटन योजना आता है 3 मई 1947 को। माउंटबेटन योजना आता है, उसके बाद भारत का विभाजन कर दिया जाता है। एक तरफ पाकिस्तान बनता है, एक तरफ क्या बनता है, हिंदुस्तान। क्या बनता है, हिंदुस्तान। क्या बनता है, हिंदुस्तान। पाकिस्तान बनता है 14 अगस्त 1947 और भारत बनता है 15 अगस्त 1947। उसके बाद जब संविधान का फिर से बैठक होता है, आजाद भारत का प्रधानमंत्री बनता है जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनता है लियाकत अली, और भारत का जो गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड माउंटबेटन, और वहाँ पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल बनता है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। और इस तरह सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हुआ 18 अगस्त 1945 को। 1945 बुझाया कुछ हो, बक बक कर दिया। देखिए तो हरिपुरा अधिवेशन कब था, और त्रिपुरी अधिवेशन कब था। और कहेगा फ्री इंडियन लीजन का स्थापना किसने किया था, फ्री इंडियन लीजन का स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। और आजाद हिंद फौज का जो भारतीय सैनिक को उठा के लिए गया रहता है ब्रिटेन जापान में, उस सैनिक ने एक किसका स्थापना करता है, और उस आजाद हिंद फौज का जो बाद में उसका महासचिव किसे बना दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस बनता है। जो लिखा हुआ है पूरा गलत लिखे हुए हैं, जो लिखे ना उसमें पूरा का पूरे गलत लिखे हुए हैं। और लड़का कोई नहीं, वो लड़का जो है ना वो हम लोग के साथ पढ़ता था ना, वही लेकर नोट लिखा है, ठीक है ना। नोट छोड़िए ना, वो जो लड़का लिखा है
कौन बनता है? सुभाष चंद्र बोस। उसमें उल्टा पुल्टा लिख दिया, हम देखे थे, इसलिए हम जो बताए ना सब सही बताए हैं। उसके बाद सिंगापुर के जीतने के बाद उसने कहा जाता है जुबली हॉल, कहा जाता है जुबली हॉल, और जुबली हॉल से आंदोलन के नारा कहते हैं। अब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का कार्य संबोधित करते हैं, और वहां से आते हैं मणिपुर, कहाँ आते हैं? मणिपुर, कहाँ आते हैं? मणिपुर। और मणिपुर में भारत का झंडा फहराते हैं और कहते हैं चलो दिल्ली, कहाँ चलो? दिल्ली। और जय हिंद का नारा देते हुए कहाँ आ जाते हैं? दिल्ली में आते हैं। कहाँ आते हैं? दिल्ली में। अब आ गया ये, बहुत करा दिए। तो कैप्टन मोहन सिंह याद करिएगा, आजाद हिंद फौज का जो महासचिव बनता है कौन बनता है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। आ गई है। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक काम समझिएगा, इसको काम है झगड़ा लगाना। उत्प्रेरक काम क्या है? झगड़ा लगाना। जैसे मान लीजिए गांव में 2 आदमी हैं, कितने आदमी हैं? 2 गो। देखिए उत्प्रेरक का काम क्या है? झगड़ा लगाना। जैसे गांव में 2 आदमी हैं, एक का नाम क्या लेते हैं? छेदीलाल। क्या नाम है? छेदीलाल। और एक का नाम है मंगूलाल। मंगूलाल, मंगूलाल, ठीक है ना। मान लीजिए छेदीलाल और मंगूलाल दोनों अपना भाई है, और छोटा सा जमीन का टुकड़ा लेने के लिए मारधाड़ हो गया। छोटा सा जमीन का टुकड़ा लेने के लिए मारधाड़ हो गया। और यहां पर एक है बनाई लाल। कौन है? बनाई लाल। यार बनाई लाल, बनाई लाल है। कौन है? बनाई लाल। और यहां पर बनाई लाल क्या करेगा? इसका है जो छेदीलाल है, छेदीलाल के कान में जाके भरेगा। वो देखिए ना, ये जो मंगूलाल का है ना, मंगूलाल का बकरी आपका खेत में हमेशा चढ़ता रहता है, कहने कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है ना। ये मंगूलाल के बारे में हमेशा छेदीलाल के कान में भरते रहेगा। कौन? बनाई लाल, ठीक है ना। अब बनाई लाल हमेशा इसके कान में भरेगा और कहेगा आपका 1 धूर जमीन है नौकरा में पड़ता है, ठीक है ना। उसको है ना 1 धूर जमीन को ले लीजिए और उस पर कब्जा कर लीजिए। हमेशा इसको कान में भरेगा। ये अपना बाल बच्चा को तैयार करेगा और इस जमीन का टुकड़ा लेने के लिए यहाँ पर क्या करेगा? मारधाड़ करेगा, ठीक है ना। जब मारधाड़ होने लगेगा तो सबको ये कहेगा बनाई लाल, ये जाके लड़वाने का काम करेगा, ठीक है ना। उकसाएगा, देखिए मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया, ठीक है ना। उकसा के दोनों में लड़वा देगा, उकसाने का काम करेगा, ठीक है ना। अब जैसे ही यहाँ पे इसको उकसाएगा, कान भरेगा, ये लाठी डंडा ले किसको मारेगा? मंगूलाल को मारेगा। किसको मारेगा? मंगूलाल को। भले ही ये बनाई लाल है, यह लड़ाई में भाग नहीं ले रहा है, बाकी लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। लड़ाई करवाने के लिए क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। और एक और इसके बगल में है छनाई लाल। कौन है? छनाई लाल है। छनाई लाल कहता है, छनाई लाल क्या कहता है? से हो छेदीलाल हो मंगूलाल, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ होता नहीं है। लड़िएगा ना तो जमीन दूर दूर तक बिक जाएगा। मतलब कोर्ट कचहरी का इतना ज़्यादा उसका रास्ता खराब है, इतना ज़्यादा रास्ता खराब है, आपका पूरा चप्पल तक खिया जाएगा। इस के चक्कर में मत पड़िए। यानी कि यहाँ पर इसको क्या करेगा? समझाएगा। क्या करेगा? दोनों को समझाएगा। और यहाँ पर बनाई लाल बना के क्या करेगा? लड़ाएगा। वही काम है उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक एक ऐसा चीज है जो खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ठीक है ना। सुनिए ना, उत्प्रेरक जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ठीक है ना, बल्कि किसी को रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या करेगा? उसके लिए काम करवाएगा। जैसे पति पत्नी में, पति मान ले एक पति है और पति का भाई है, तो एक पति है, उसका जो पत्नी रहेगी हमेशा उसका पत्नी अपना पति को उकसाएगी, हाँ तुम्हारा भाई तो ऐसे करता रहता है, देखिए सर पर चढ़ के तांडव करता रहता है। अब पति क्या करेगा? उसको दूधा पर मारेगा। रे छोटका बा, देखते रहते मोटरसाइकिल लेकर घूमता रहता है, काम ना धाम करता है, 2 साल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कर नहीं रहा है, तो उसका पत्नी है ना, भले उस देवर को नहीं मारा, बाकी यहाँ पर जो पत्नी हुई उसका, यानी कि उस लड़का का जो भाभी हुई, वह हमेशा से उकसाएगी। क्या करेगी? उकसाएगी। जो उकसा रही है वही उत्प्रेरक है। वही क्या है? उत्प्रेरक है। और यहाँ पर जो मार दिया एक झापर, वही रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे इतना बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ को तोड़ने के लिए क्या होता है? एक बहुत बड़े हथौड़ा चाहिए। क्या चाहिए? हथौड़ा। और एगो चाहिए छेनी।
छेनी से क्या करिए, डायरेक्ट हथौड़ा मारिए, नहीं टूटेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा। एक छेनी लीजिए, एक बार छेनी से मार के भोंका बना दीजिए, क्या बना दीजिए, भोंका यानी छेदा कर दीजिए, उसके बाद हथौड़ा से मारिए, खंड खंड में टूटेगा। क्या उसके बाद वह छेनी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लिया? नहीं लिया, बस वह लड़वाने के लिए काम किया, बाकी पूरा तोड़ने के लिए काम नहीं किया। वही काम होता है उत्प्रेरक का। क्या होता है उत्प्रेरक का? समझिए, उत्प्रेरक काम क्या है? यह रासायनिक अभिक्रिया का दर को क्या करेगा? चढ़ा देगा, या रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा देगा। जो बढ़ाएगा घटाएगा, यह था बनाई लाल। बनाई लाल चढ़ाने का काम करता था और छनाई लाल घटाने का काम करता था। क्या ये दोनों झगड़ा में भाग लिया था? बस ये चढ़वाता था, ये छोड़वाता था। तो वही ना बोलते उत्प्रेरक। जो डायरेक्ट लड़ाई झगड़ा में भाग न ले, जो डायरेक्ट लड़ाई झगड़ा भाग नहीं ले, वो दूसरा को उकसाकर लड़वाए, वही ना उत्प्रेरक है। वो क्या है? उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक डायरेक्ट रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, बल्कि वो लड़वाने का काम करेगा या छुड़वाने का काम करेगा। ये दोनों जो बनाई लाल है, छनाई लाल, क्या है? उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक। तो यह बढ़ा भी सकता है और क्या कर सकता है? घटा भी सकता है। क्वेश्चन बुझाया? तो उत्प्रेरक क्या है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है या अभिक्रिया का दर को ना। बुझाया? 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? तो 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का जो था MS खान। सबसे पहले क्या हुआ? सर सेकेंड विश्व युद्ध खत्म हुआ और ब्रिटिश सरकार के कब्जे में जितना भी सैनिक था, तो सब अलग अलग देश में छितर बितर कर दिया था। उस सैनिक को छितर बितर कर दिया था। तो उसके लाने के लिए पनिया जहाज से लाया था। किसे लाया था? पनिया जहाज से। नौसेना का नहीं बोला, पनिया जहाज वाला। क्या बोला? पनिया जहाज। अब पनिया जहाज का सैनिक जब लाया जा रहा था भारत में, अलग अलग से सैनिक, भारतीय सैनिक को लाया जा रहा था, तो इस सैनिक के साथ अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करता था। ब्रिटिश सैनिक जो था बहुत विद्रोह करता था, मतलब कहे तो उतर रहा, तू जहां था वहीं जाओ, भागो, यहां नहीं रहो, ठीक है ना। यहां पर आके सुभाष चंद्र बोस सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू इस सैनिक को है ना, इस सब सैनिक को है ना समर्थन देते हैं, ठीक है ना, समर्थन देते हैं। और यह समझते देते हैं यह हिंद हमारा है। यह हिंद किसका है? हमारा है। और MS खान के नेतृत्व में यहां पर ब्रिटिश सैनिक पर यह विद्रोह कर देता है। जो ब्रिटिश सैनिक रहता है उसको क्या कर देता है? ब्रिटिश सैनिक पर, कैसे लिखता है? ब्रिटिश सैनिक पर विद्रोह कर देता है। और MS खान जो रहता है 18 फरवरी 1946 ईस्वी को या यहाँ पर विद्रोह करके ब्रिटिश सैनिक को मार के भगाता है। और वह हराता कहाँ पे? मुंबई में। तो इसे सैनिक को, यानी ब्रिटिश मतलब विदेशी धरती पर जितना भी भारतीय सैनिक था, वह सैनिक एकजुट होकर ब्रिटिश सेना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ता है उसे ही कहते हैं नौसैनिक विद्रोह। क्या बोलते हैं? और नौसैनिक जो विद्रोह होता है यह होता है 18 फरवरी कब होता है? 1946। आपके दो चीज याद रखना है। नौसैनिक विद्रोह कब होता है? 18 फरवरी 1946। किसके नेतृत्व में होता है? MS खान। इसके लिए समर्थन कौन कौन देता है? जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसी को मिलाने का एकमात्र काम किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब देश टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ था भारत को, तो उसको जोड़ने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस तरह बिस्मार्क था फ्रांस का, सेम उसी तरह सरदार वल्लभ भाई भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। यह राष्ट्र को एकीकृत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए इसको आयरन मैन कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है उसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। साइमन कमीशन करा देंगे, टाइम है तब आराम से। देखिए साइमन कमीशन का विद्रोह क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन का विद्रोह क्यों हुआ था समझिए। सबसे पहले 1919 का अधिनियम आता है। 1919 का अधिनियम आता है। तो उस अधिनियम में कहा जाता है से हम अगले हर 10 साल पर भारत में कैसा राजनीतिक प्रणाली चल रहा है उसका जांच करने के लिए हम आयोग का गठन करेंगे। और वह आयोग का गठन करने की बात कहा, पर 1919 ईस्वी में यह गठन नहीं किया। उसके जस्ट 10 साल के बाद
1927 ईस्वी में 1929 में लाने के लिए 1927 ईस्वी में इसने साइमन कमीशन का गठन कर दिया भारत के जांच प्रणाली यानी राजनीतिक प्रणाली को सुरक्षा करने के लिए। और वह भारतीय को रक्षा करने के लिए जब साइमन कमीशन का गठन किया गया, साइमन कमीशन का गठन किया गया, गठन किया गया तो इसमें सभी के सभी सदस्य ब्रिटिश हुआ करता था। कौन हुआ करता था? सभी के सभी छिलल मुर्गा था। इनमें जितना भी था सब गोरखा था। क्या था? सब गोरखा था। सब कौन था? गोरखा था। इसमें एक भी भारतीय आदमी को शामिल नहीं किया गया था। तो इस कमीशन में अब बताइए हमारा घर में क्या हो रहा है, इसका बात हमारा घर वाले लोग ही नहीं बताएगा कि कोई बाहरी आदमी बताएगा। और हमारे घर के बारे में जांच हो रहा है और उस घर में क्या कमी है, क्या है, ये हमारा घर के लोग नहीं है। इसमें जितना का जितना सदस्य था टोटल का टोटल सभी अंग्रेज था। कौन था? सभी अंग्रेज। और उस सदस्यों की संख्या कितना था? 7 सदस्य में से 7 सदस्य एक वही व्यक्ति था साइमन। बताइए किसको सातों का सातों नाम याद है? साइमन। एक का नाम क्या था? सर जॉन साइमन। हाँ बोला हो, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। एक था क्लाइमेट इटली। कौन था? क्लाइमेट इटली, क्लाइमेट इटली, इटली था, क्लाइमेट इटली। और दूसरा व्यक्ति कौन था? बॉथम। क्या था? बॉथम। क्या था? बॉथम। उसके बाद था लैन, क्या बोलते हैं इसको? लैनफेंग। लैनफेंग। क्या नाम था? लैनफेंग। क्या नाम था? लैनफेंग। उसके बाद था क्रॉन कोना, बौत कोना। क्या नाम था? बौत कोना, बौत कोना। कोरोना नाम था, बौत कोरोना। सही बात बोल रहे हैं। जो बौत कोरोना नामे था उसका, बौत कोरोना जो था ना नामे था। एक था सर जॉन थाइमन, क्लाइमेट इटली था, बौथम था और लैनफेंग था। यहाँ पर लैनफेंग था और बौत कोना था। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 दो और था। एक को था क्या नाम था? हाँ केडेगन था। क्या नाम था? केडेगन। केडेगन था। एक को था हॉट करके कुछ नाम था, हॉटसोन। ठीक है ना? हाँ हॉटसोन था, समझ रहे हम। ये हॉट याद था, बस इसमें सोन ना देना था। हॉटसोन। तो क्लाइमेट में मतलब साइमन कमीशन में टोटल सदस्यों की संख्या था 7। कितना था? 7। और सातों के सातों कौन था? अंग्रेज था। कौन था? अंग्रेज। तब सातों साइमन कमीशन का यह गठन बर्कनहेड की अध्यक्षता में, बर्कनहेड की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया। मतलब इसका बैठक किया गया 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। पर इसका जो आगमन हुआ भारत में, इसका जो बनाने मतलब स्थापित किया गया 27 नवंबर को। कब किया गया था? 27 नवंबर 1927 को। इसका पहली बैठक हुआ था 8 नवंबर 1927 और इसका अस्थायी बैठक हुआ 27 नवंबर 1927। उसके बाद यह भारत में आया 3 फरवरी को। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब भारत में आया तो यह भारत के मुंबई में पहुंचा। कहां पहुंचा? मुंबई। और मुंबई से ही इसका विद्रोह होने लगा। से व्हाइट मैन भाग जाओ, हमारे घर के जांच करने के लिए आ रहो, इसमें एक भारतीय सदस्य नहीं है। और यहां पर जो नेतृत्व किया जवाहरलाल नेहरू। कौन क्या था? जवाहरलाल नेहरू। इसके बगल में आइएगा तो यह साइमन कमीशन मुंबई से उठकर गया कहां पे? लाहौर। और लाहौर में गया तो लाहौर का एक बहुत बड़ा नेता था पंजाब का, जिसको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। वहां था लाला लाजपत राय। कौन था? लाला लाजपत राय। और यहां पर लाला लाजपत राय जब इसी साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे थे, ठीक है ना, तो 30 अक्टूबर के दिन 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय पर इतना लाठी का प्रहार किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। इतना लाठी का प्रहार किया था उसका सर से खाली खून बहता है। और कहते हैं मेरे सर पर पड़ा हुआ हर एक लाठी का प्रहार अंग्रेजों के ताबूत में किल साबित होगा। अंग्रेजों के ताबूत में क्या साबित होगा? किल साबित होगा। और लाला लाजपत राय का प्रिय चेला दुगो था, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। और लाला लाजपत राय का जब प्रहार किया गया तो इनका जो देहांत हो गया 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को जब इनका देहांत हो गया, ठीक है ना, अब कसम खाए भगत सिंह
जब तक जो अंग्रेज अधिकारी इसको मारा है, हमारे गुरु को मारा है लाला लाजपत राय को, जब तक उसको छाती में 6 गोली से छेद नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जस्ट इसके एक महीना बाद 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को जो अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड सैंडर्स लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार करवाया था, उसी सैंडर्स को पकड़ के यहां पर इतना बीच चौराहा पर, लाहौर के बीच चौराहा पर मुंह पर ऐसे लात रख के और 6 गो गोली से छाती में छेद करते हमारा गुरु को तो मारा था, ठीक है ना, और छाती में पूरा भुजनी उड़ा देते हैं लॉर्ड सैंडर्स को। और लॉर्ड सैंडर्स की हत्या कर देते 17 दिसंबर 1928 को। और इसके हत्या करने में सबसे पहले उसके भेजा में, लॉर्ड सैंडर्स के भेजा में जो गोली मारता है उसका नाम रहता है चंद्रशेखर आजाद। क्या नाम रहता है? चंद्रशेखर आजाद। अब भगत सिंह के छाती में 6 गो गोली से छेद करता है, उसका नाम रहता है भगत सिंह। क्या नाम रहता है? भगत सिंह। और यहां पर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भाग जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद क्या हो जाते हैं? चंद्रशेखर आजाद क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद क्या होते हैं? भाग जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद क्या होते हैं? भाग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। और उसके बाद केंद्रीय असेंबली हॉल में बम फेंका जाता है और भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है ना। गिरफ्तार करने के दौरान 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को क्या दिया जाता है? तो 23 मार्च 1931 का दिन याद रखिएगा। महान व्यक्ति का देहांत हो गया था भगत सिंह का। इससे जस्ट 4 दिन पहले 27 फरवरी, अरे भाई रुक जा 27 फरवरी 1931 को दिन अपने आप को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मार के शहीद हो जाते हैं चंद्रशेखर आजाद। इस तरह भारत के 2 लाल का शहीद हो जाता है। तो भगत सिंह का होता है 23 मार्च 1931 और चंद्रशेखर आजाद का होता है 27 फरवरी 1931। भगत सिंह का जन्म होता है 1907 और चंद्रशेखर आजाद का जन्म होता है 1906। इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश में। कहां होता है? मध्य प्रदेश में। और भगत सिंह का जन्म होता है पाकिस्तान में। कहां होता है? पाकिस्तान में होता है। अब पाकिस्तान के किस गांव में होता है? लालपुर में। कहां होता है? कहां हो गया? हाँ सही तो लिखे है। भगत सिंह का हुआ था, इसका चंद्रशेखर आजाद का पहले हुआ 27 फरवरी 1931 और 23 मार्च 1931 का हुआ था इसका भगत सिंह का। यानी भगत सिंह से पहले चंद्रशेखर आजाद का मृत्यु हो चुका था, ठीक है ना। भगत सिंह से पहले चंद्रशेखर आजाद का मृत्यु हो चुका था, ठीक है ना। फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च आता है ना। फरवरी 28 फरवरी, 28 के बाद 29 नहीं होता, 30 भी नहीं होता है, नहीं होता है ना। अच्छा 1 में 4 दिन का होगा, 27 दिन होगा, 27 दिन होगा, 4 होगा ना इधर जोड़िएगा तो 27 दिन होगा। छोड़िए ये सब नहीं, बस डेट याद रखिएगा 27 फरवरी 1931 और 23 मार्च 1931। बस भगत सिंह का जन्म बाद में हुआ था, बाद में मृत्यु हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म पहले हुआ था, पहले मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। चंद्रशेखर आजाद पहले मरे, पहले हुआ। अब भगत सिंह का जन्म हुआ था पाकिस्तान के बंगा गांव में हुआ था। कहां हुआ था? बंगा गांव। और जिला की बात कीजिएगा तो लालपुर। जिला कहां था? लालपुर। कहां हुआ था? लालपुर। इस तरह अपना 2 महान क्रांतिकारी का क्या होता है? देहांत हो जाता है। क्या होता है? देहांत हो जाता है। क्या होता है? देहांत। आगे बढ़ा जाए। आप लोग जाइएगा 1-2 बार वीडियो को देखिएगा ना तो याद हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा। बहुत सारा फैक्ट बताया है, समझ रहे हैं ना। बहुत फैक्ट बताते हैं, अब नहीं समझते। बहुत सारा फैक्ट होता है जो एग्जाम के डायरेक्ट आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। उसके बाद तो साइमन कमीशन का क्यों विरोध किया गया था? क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय था नहीं था। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। एक सदस्य भारतीय नहीं था। 58 तक कर देते, एक क्वेश्चन और रहने देते, इतना ही, ठीक है ना। आगे करा देंगे और 60 डिप्ली नहीं हो पाएगा तब, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। आपका वो साथ ही नहीं आता है।